कैप्टन अमृत राठौड़ का स्वागत है। लक्ष्य का डेब्यू। लक्ष्य ने काफी अच्छा काम किया है। हीरो बन गए भाई। थैंक यू यार। क्या कहना चाहोगे किल के बारे में? अब जिस घड़ी में ये फिल्म मेरे पास आई है ना, मैं इतना डेस्परेट था काम के लिए कि मुझे इसको सब देना था अपना खून पसीना। देयर वाज अ पॉइंट जहाँ मैं भूल चुका था कि मेरी असली इंजरी कौन सी और नकली वाली कौन सी। आपका कितना डिफिकल्ट सफर रहा है? काफी लंबा वेट हुआ है मेरा टीवी छोड़ने के बाद। सेल्फ डाउट होते हैं आपको अपने आप को लेके, अपने आप से ही सवाल खड़े हो रहे थे। कितने गट्स लगे 30 lakhs पर मंथ सैलरी छोड़ने के लिए? हर दिन थकता था यार। देयर बीन डेज लाइक दैट पर आई एम जस्ट लुकिंग अप एंड आई एम लाइक भगवान आज का दिन निकलवा दे बस। कुछ डर था कि कोई सीन कट जाएगी? पूरी फिल्म का डर था यार हमें लेकिन कुछ नहीं कटा। इवन दैट शॉट और सब दिखाया यार, मजा आ गया। सेंसर बोर्ड वाले भी एंजॉय कर रहे थे। उनको बहुत मजा आया। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अब एनएसडी कमांडो का रोल प्ले कर रहे हो। A black cat reached out to me on Instagram saying that this is the most realistic portrayal of a commando I've ever seen because हमें भी दर्द होता है। टोले का सीन पूरे फिल्म की सबसे इंटेंस सीन। जिसकी भी गर्लफ्रेंड या वाइफ है ना, वो डर जाएगा वो सीन देखकर। शूट के वक्त रात को कैसे सपने दिखते थे? एक सवाल किसी ने मुझसे पूछा नहीं है but I was in a very difficult state. Kill is that one film that has made all of us in Dharma Productions very, very proud. टीवी कैसे क्रैक किया आपने? दिल्ली में मेरा ऑडिशन हुआ था रोडीज के लिए और मैं घर गया हूँ गर्व से। मैं रोडी बन गया। रोडी बन गया पापा। सफलता देख के कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है यार। एक्टर बनने का कोई दूर दूर तक सपना नहीं था मेरा। करण जौहर के साथ 3 फिल्में साइन करना आप नहीं सोच सकते भाई। अलग क्या है आप में? जिद है शायद मेरी। वन थिंग आई टेक अटमोस्ट प्राइड इन द फैक्ट इज दैट आई एम अ हार्ड वर्कर। मैं जान डाल दूंगा, मैं मर जाऊंगा इसके लिए। दोस्तों, हर साल मैं आपको फिल्म रिकमेंडेशंस देता हूं मेरे पॉडकास्ट के थ्रू। जेन्युइनली इस साल के 2 टॉप फिल्म्स रहे हैं लापता लेडीज और किल। किल मैंने कल ही देखी है, ऑन द डे ऑफ रिकॉर्डिंग दिस। इससे 1 दिन पहले देखी है एंड मैं उस फिल्म को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। जब आप उस फिल्म को देखोगे तब पता चलेगा कि मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं। पर इन दोनों फिल्म्स में कॉमनैलिटी ये है कि न्यू कमर्स को सेलिब्रेट किया गया है, न्यू कमर्स को अपॉर्चुनिटी दी गई है। लापता लेडीज की फूल कुमारी यानी कि नितांजी गोयल के साथ एक तोड़ फोड़ पॉडकास्ट ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं हम। बट भारत को अब लक्ष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के नए स्टार आ चुके हैं। मेरे अकॉर्डिंग सेल्फ मेड बंदे हैं ये, दिल्ली के बंदे हैं। इनके करियर की शुरुआत हुई थी 9 साल पहले, एट एज 19। टीवी से इनकी शुरुआत हुई थी। अब इनको एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मिल चुकी है इन द फॉर्म ऑफ किल। बहुत रियल कॉन्वर्सेशन है, बहुत ब्रो स्टाइल कॉन्वर्सेशन है। बट ऑब्वियसली हमने किल मूवी को बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन किया है। तो अगर आपने फिल्म देखी है, ये वाला पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत डीप है, बट कीप इन माइंड कि अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो बहुत सारे स्पॉयलर्स भी आपको इस पॉडकास्ट में मिलेंगे। I genuinely believe everyone should go watch Kill क्योंकि eventually 1-2 सालों में ना आप सब किल देखने ही वाले हो। बहुत ज़्यादा वायलेंट, बहुत ज़्यादा ग्रिटी फिल्म है। और आज के ग्रिटी पॉडकास्ट एपिसोड में हैं हमारे भाई लक्ष्य। इट्स लक्ष्य ऑन TRS। कैप्टन अमृत राठौड़ का स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ब्रो, जस्ट कल ही मैंने किल देखी। अच्छा। आई फील बैड दैट जस्ट कल ही मैंने किल देखी है, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब बोल पाऊँगा एकदम खुल के। बहुत बहुत तोड़ फिल्म थी। आई जेन्युइनली बिलीव कि ये एक इंटरनेशनल एक्सपोर्ट बन सकती है, इंडिया टू द वर्ल्ड स्टाइल फिल्म। यू किल्ड इट, राघव भाई किल्ड इट, जस्ट टू मेमोरेबल। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू रियली दिल से। थैंक यू। और एक और बात है कि आपकी सफलता को देखकर ऐसा लग रहा है कि हम में से ही कोई हीरो बन चुका है। तो हीरो बन गए भाई। थैंक यू यार। बन गया हीरो फाइनली समय के साथ। कैसे हो? बढ़िया हूँ। काफ़ी कुछ चीज़ें बदल गई हैं लाइफ के अंदर। अडेप्ट कर रहा हूँ उनको, धीरे धीरे समझ रहा हूँ। जैसे? फिल्म रिलीज होने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं अंदर ही अंदर, ऐसा लग रहा है। मतलब सेल्फ डाउट होते हैं आपको अपने आप को लेके, कॉन्फिडेंस को लेके क्वेश्चंस होते हैं। एज एन आर्टिस्ट यू फील के आपको एक्टिंग आती हुई या नहीं आती है। बिकॉज काफ़ी लंबा वेट हुआ है मेरा टीवी छोड़ने के बाद। टीवी मैंने छोड़ा था 2019 में और अभी चल रहा है 2024। तो 5 साल का ये सफ़र ऐसा था कि अपने आप से ही सवाल खड़े हो रहे थे
कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, एक्टिंग आती भी है नहीं आती है, अच्छा यही करना है नहीं करना है, उस तरह के थॉट्स आते थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक ज़िद थी, एक अकड़ थी कि यार नहीं, करना तो यही है और अच्छा करना है इसमें। ब्रो ये बॉम्बे की एक खासियत है कि बहुत बढ़िया कॉन्वर्सेशंस मिल जाते हैं। आज सुबह रैंडमली एक इवेंट पे मुझे रमेश तौरानी सर मिले अरे थे, वाह। एक फिल्म प्रोड्यूसर है एंड ही इज़ वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ मॉडर्न डे हिंदी फिल्म्स। तो मैंने उनसे कहा कि आप आ रहे हो आज शो पे, तो उन्होंने कहा कॉन्ग्रेचुलेट हिम एंड द सेकंड थिंग ही सेड इज़ उन्हें पूछो कि कितने गट्स लगे एक 30 lakhs पर मंथ सैलरी छोड़ने के लिए, एंड कितने गट्स लगे टू गो इन टू एन अनसर्टेन फ्यूचर। टीवी में अगर आप एक एस्टैब्लिश्ड फेस हो तो कमाई बहुत ज़्यादा अच्छी पर होती डे है पे होती है। और प्रिडिक्टेबल होती है। गट्स लगते हैं टू लीव इट एंड देन टू गो इनटू दिस, फिर भी हो गया। कैसे किया ये सब भाई? नहीं पता यार, कुछ नहीं पता। अभी जब कोई, आप जैसे आप बात कर रहे हो, कोई और बात करता तो लगता है कि यार कैसे हुआ होगा ये सब। लेकिन एज यू राइटली सेड कि टीवी के अंदर क्या होता है ना, पर डे का सिस्टम होता है, आपको हर दिन की दिहाड़ी मिलती है, समझ रहे हो, दिन का 15,000 20,000 25,000। मेरा प्राइस भी अच्छा खासा जा चुका था उस टाइम पे। और एक मुझे याद है, मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया है, मैंने कहा पापा मेरे को बोनस ख़त्म हो चुका है, एक और शो ऑफ़र हो रहा है, ZTV से था या किसी से वो शो था, मैं नाम भूल गया उस चैनल का, तो इतना इतना पैसा मुझे ऑफ़र कर रहे हैं वो लोग दिन का। तो मेरे पापा, बीइंग पापा मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग आ रहे हैं, कह रहा ले लेना क्या प्रॉब्लम है, जितना तेरी दिन की बर्थडे है उतना मेरा पूरा महीने की सैलरी होती है, तो ले ले, क्या बुरी बात है। लेकिन तब मुझे ये था कि पोरस द काइंड ऑफ शो इट वाज ना, जिस तरह का वो शो था, मैंने सब कुछ कर लिया था उसके अंदर, चाहे एक्शन हो चाहे रोमांस हो, और कहीं ना कहीं थकावट थी मेरे अंदर, मैं थक चुका था बहुत ज़्यादा एज एन आर्टिस्ट, एज यू से, आप अगर 12 घंटे आप शूट कर रहे हो 28 दिन लगातार एक सेट के ऊपर एक ही जगह, वो भी मुंबई में नहीं है, वो उमरगांव में सेट था, तो एक थकावट थी, फटीक जिसको हम कहते हैं, और एक हेल्थ वाइज भी मैं ठीक नहीं था, एक इंजरी मुझे हो चुकी थी जिसने मुझे बहुत हिला दिया था लाइफ के अंदर। क्या मतलब, सो व्हेन आई पोरस ख़त्म हुआ उसके बाद मैं घर गया, वन फाइन डे आई जस्ट गॉट अप इन द मॉर्निंग, मैं सुबह उठा तो मेरी जो लेफ़्ट वाली आई थी वो ब्लर सी हो गई थी थोड़ी, तो ब्लर हो गई थी, और उसी दिन मेरा ऑडिशन था शानू मैम के साथ, जो YRF की कास्टिंग डायरेक्टर हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मैम मेरे आँख में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है, तो मैं आज शायद नहीं आ पाऊँ, ये ना आ पाऊँ, कुछ मेरी बातचीत हुई थी उनके साथ। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ है तुझे, मैंने कहा मैम मेरी एक आँख से ना थोड़ा ब्लरी दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है उसमें से। तो मैंने पानी वानी मारा, आई ड्रॉप्स डाले, जो जितनी मुझे समझ थी मैंने उस हिसाब से काम किया। तो उन्होंने बोला कि आई एम गिविंग यू, एक डॉक्टर का नंबर मैं दे रही हूँ तुम्हें, तुम जाओ उनको दिखा के आओ। तो मैंने कहा ठीक है, जाता हूँ मैं दिखाने के लिए। तो बड़ा फ़नी इंसिडेंट था वो भी। तो मैं गया हूँ, तो उन्होंने क्या है, जैसे वो टेस्ट होता है आई टेस्ट, कि अपना अच्छा एक आँख बंद करो फिर पढ़ो, अच्छा ABC 1 2 3 4 वो सब किया, फिर बोला कि राइट बंद करके लेफ़्ट से देखो, जिसमें कमज़ोरी थी। तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, A नहीं दिखाई दे रहा, A1 नहीं दिखाई दे रहा, 2 नहीं दिखाई दे रहा, एंड इस बोल्ड, बहुत बड़ा बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है वहाँ पे। तो उन्होंने कुछ लिखा अपनी डायरी में, ऐसा मुझे देखा, मैं यहाँ बैठा हुआ था, वो बोर्ड था, तो मुझे देखा कुछ लिखा, तो कहती यू कम आउट, स्टेप आउटसाइड। तो पहला सवाल, यू स्टे अलोन इन द सिटी, आप अकेले रहते हो सिटी के अंदर? मैंने कहा हाँ मैम मैं अकेला रहता हूँ। अच्छा, पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? मैंने कहा पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, तो आपको है ऑप्टिक नेराइटिस। तो मैंने कहा ये क्या होता है मैम? तो उन्होंने समझाया कि एक इन्फ्लेमेशन होती है, एक नर्व होती है जो आपकी आँख और आपके दिमाग के बीच की एक नर्व होती है जो इन्फ्लेम हो जाती है। अब उसको क्यों होती है, कैसे होती है, क्या कारण है उसके पीछे, वो कभी कोई जान नहीं पाएंगे, बिकॉज इट्स ऑल्सो अ वेरी रेयर डिजीज़। मेरी थ्योरी ये है, जो डॉक्टर्स ने मुझे समझाई थोड़ी बहुत, कि बिकॉज ऑफ द शेड्यूल, द वर्क दैट आई वाज डूइंग इन पोरस, जो जिस तरह का मेरा शेड्यूल था, वो इतना एग्जॉस्टिंग था, इतना डिमांड चैलेंजिंग था कि मैं हर 3 हफ्ते बाद बीमार पड़ता था उस सेट के ऊपर। कुछ बुखार हो गया, कुछ गला ख़राब हो गया, कुछ ज़ुकाम हो गया, तो आप क्या करता है इंसान, दवाई उठाता है, एंटीबायोटिक खा लेता है और आगे बढ़ जाता है। उस एंटीबायोटिक इतनी हो गई थी मेरी बॉडी के अंदर वो, बिकॉज ऑफ एग्जॉस्टन, कम नींद, 12 घंटे का शूट, 2 घंटे का जिम, धूप के अंदर काम करना, तो इस चक्कर में बॉडी बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी अंदर ही अंदर, प्लस एंटीबायोटिक्स, तो उस चक्कर में इन्फ्लेमेशन हो गई थी बॉडी के अंदर, तो इस तरह से उसका रिएक्शन आया था। तो फिर कुछ नहीं, फिर मैं अस्पताल में दाखिल कर दिया मुझे, 5 दिन में अस्पताल में रहा। वहाँ पे IV स्टेरॉयड चढ़ाते हैं, तो IV स्टेरॉयड क्या होता है, आपको मोटा कर देता है,
आपको एक्ने आ जाएगा, आपका चेहरा थोड़ा सा, और पूरी फिजिकल स्ट्रेंथ चली जाएगी। एंड फॉर अ गाय, एक मर्द जो अपनी, आई टेक प्राइड इन द फैक्ट कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं मेरे अंदर मैं 20 पुशअप मार सकता हूँ, या एक हाथ से पुशअप मार सकता हूँ, या पुलअप मार सकता हूँ, फायर एक्सटिंग्विशर Fire के साथ extinguisher मार लोगों सकता का हूँ। सर फोड़ देते हो। सो आप सोचो उसके लिए, एंड आई एम नॉट एबल टू पुल अप माई ओन बॉडी वेट, मैं इतना कमज़ोर हो चुका था। तो उस इंसिडेंट ने मुझे काफ़ी हिला दिया था, और कहीं ना कहीं मुझे हम्बल कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था मेरी लाइफ के अंदर। एंड पोरस, सिंस द कैरेक्टर वॉज हिस्टोरिकल कैरेक्टर था, पुरुषोत्तम नाम था उनका, तो अलेक्जेंडर जब पहली दफ़ा भारत में आए थे तो पुरुषोत्तम खड़े हुए थे उनके सामने, तो आई वॉज फीलिंग लाइक अ किंग कि मैं आई हैव अराइव्ड, यू नो हाउ यू थिंक दैट यू हैव अराइव्ड। सो वो थिंकिंग कहीं ना कहीं इस इंजरी से वो ठीक हो गई थी, मैं थोड़ा सा हम्बल हो गया था, मैं ग्राउंडेड हो गया था। जिंदगी ने चाटा मारा, खींच के मारा कि तू है कौन बे। कल शाम को जब मैंने किल देखी, आई डोंट नो कितने साल बाद थिएटर में लोग चीयर कर रहे थे। हाँ, जब आप वो खड़े होते हो एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर ऐसे, oh yes yes वो yes, सीन yes, में, yes. वो क्लाइमैक्स के फाइनल सीन्स में, लाइटर वाली सीन, आई हैव नॉट हर्ड द क्राउड चीयरिंग फॉर अ हीरो। एंड जेन्यूनली ये जानकर कि आप सेल्फ मेड हो, कि आपका कितना डिफिकल्ट सफ़र रहा है, ऐसा लग रहा था कि यार इट्स वन ऑफ अस, यू नो, अ सेल्फ मेड गाय। आई एम प्रिटी श्योर कि ऑडियंस भी इस वजह से चीयर कर रही थी, ये सच है भाई। सो कॉन्ग्रेट्स, थैंक यू। एंड उस चाटे का फ़ायदा मिला है आपको। फ़ायदा तो मिला है, डेफिनेटली फ़ायदा मिला है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, मूवी में काफ़ी सारे ऐसे सीन्स थे जहाँ आपकी इंटेंसिटी टेक ओवर कर रही थी द स्क्रीन। आई नो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और ये ना मेहनत का फल है, ये एक्सपीरियंसेस का फल है। आई डोंट थिंक मुंबई के प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट्स में रहकर ऐसे एक्सप्रेशंस जनरेट हो सकते हैं। इट्स सेड अ लॉट अबाउट योर जर्नी। It's not easy to leave your house, your family, and go into a new city with no expectations and still build a career. So, congrats, brother. थैंक यू भाई, थैंक Genuinely, आपका संघर्ष दिखा था उन सीन्स में। मूवी को भी ब्रेक डाउन करेंगे, पर पहले आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है। हे रणवीर, कैसे हो आप? आई नो कि आज आप लक्ष्य के साथ बातें कर रहे हो और आज आपके पॉडकास्ट में लक्ष्य पधार चुके हैं। तो मैं पहले आपसे बातें करना चाहूँगा और आपसे कहना चाहूँगा कि यू नो आई लव व्हाट यू डू, कि मुझे बहुत पसंद होता है कि आपके जो कॉन्वर्सेशंस बहुत कैंडिड होते हैं, कैजुअल होते हैं और वाकई बहुत ही ईजी होते हैं, यू नो। एंड एज अ टॉक शो होस्ट आई हैव टू अप्रिशिएट व्हाट यू डू। फर्स्टली थैंक यू सर, आपसे ही सीखा है। आई जेन्युइनली थिंक ही इज अंडररेटेड एज अ टॉक शो होस्ट। ही इज डन या डेफिनेटली यार, काफी कुछ सीखने वाली बातें हैं इनके साथ भी। स्पेशली अगर आप ओल्ड कॉफी विद करण सीजन्स देखोगे, इट्स वेरी, there's too many learnings, but more on this as time progresses. Genuinely media idol है ये, but let's go. किल के बारे में अगर मैं बात करूं तो आई वुड लाइक टू से कि बहुत सारी फिल्में हैं जो धर्मा प्रोडक्शंस ने बनाई हैं। बहुत सारी फिल्में हैं जो मैंने खुद प्रोड्यूस की हैं। 50-60 फिल्में होंगी जो मैंने प्रोड्यूस की हैं। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो वाकई वो गर्व वाली फीलिंग देती है, वो एहसास दिलाती है कि हम क्यों करते हैं जो हम करते हैं। हम सिनेमा को, जिस तरह हम सिनेमा के प्रति हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आई फील दैट किल इज दैट वन फिल्म दैट हैज मेड ऑल ऑफ अस इन धर्मा प्रोडक्शंस वेरी वेरी प्राउड। हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि सिक्ख्या एंटरटेनमेंट और धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म है किल, जो नेशनली ही नहीं इंटरनेशनली बहुत नाम और इज्जत कमा चुकी है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू निखिल नागेश भट्ट जो इस फिल्म के निर्देशक हैं, टू गुनीत मोहन अचिन जो इस फिल्म के हमारे साथ जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं, एंड टू अपूर्वा मेहता जिन्होंने बहुत पहले से ही बहुत सारा कॉन्फिडेंस दिखाया है टूवर्ड्स किल। सो वे वेरी वेरी एक्साइटेड विद द वे किल हैज टर्न्ड आउट। जैसे मैंने कहा है कि इट्स वर्कड आउट सो वेल फॉर अस कि यही ही नहीं कि लेकिन ग्लोबली बहुत ही रिकग्नाइज्ड है एज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जॉनर एक्शन फिल्म। मूवी के बारे में थोड़ी सी बात करनी चाहिए। ऑनेस्टली आई फील कि और भी लोग आने वाले टाइम में इस फिल्म को देखेंगे, डिस्कवर करेंगे, एंड देन दे विल अंडरस्टैंड। आई जेन्युइनली बिलीव कि एक थिएटर एक्सपीरियंस वाली फिल्म है। डेफिनेटली सर। प्रॉबली वन ऑफ द ईयर्स डिफाइनिंग फिल्म्स फॉर मी। ये जेन्युइन इनपुट है। बहुत ज़्यादा वायलेंट फिल्म है भाई। ग्रेट फॉर डार्कर पीपल लाइक माई सेल्फ। क्या कहना चाहोगे किल के बारे में अब? यार मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने सोचा ही नहीं था कि ये फिल्म ऐसे शेप अप होने वाली है। जिस घड़ी में ये फिल्म मेरे पास आई है ना, मैं इतना डेस्परेट था काम के लिए, मैं इतना वल्नरेबल था लाइफ के अंदर। मेरी 2 फिल्में बंद हो चुकी थी, तब मेरे पास किल आई थी, और दोस्ताना बंद हो चुकी थी, और बेधड़क
मुझे लग रहा था कि कहीं नहीं जाने वाली ये फिल्म। तो आपको मालूम होता है यार आपका कौन सा काम चलने वाला है, कौन सा नहीं चलने वाला है। तो उस घड़ी में जिस समय ये मेरे पास आई ना फिल्म, में इतना डेस्परेट था कि मुझे इसको सब देना था अपना खून पसीना, जनरली खून। देयर वाज अ पॉइंट जहाँ मैं भूल चुका था कि मेरी असली इंजरी कौन सी है और नकली वाली कौन सी है। इतनी इंजरीज मुझे होती थी प्रतिदिन। तो जब ये फिल्म बन के आई है ना, तो मैं इस बात से गर्व था मुझे कि सिर्फ मैंने ही नहीं, जितने भी लोगों ने इस फिल्म के ऊपर काम किया ना, वो रंग ला रही है मेहनत। वो मेहनत, बिकॉज ये फिल्म के अंदर आप ऐसे नहीं आ सकते कि यार चलो आज शूटिंग है ना, कितने बजे ऑल टाइम है, 7 बजे, हाँ चलो यार 7:15 हो रहा है। नहीं, आपको एक एक बंदे को, चाहे वो टेक्निकल डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो हमारे जो आपने फिल्म के अंदर गून गैंग देखी है, राघव की जो गैंग है जिसके 40 गुंडे हैं उसके अंदर, एक एक आदमी ने ना इतनी मेहनत की है, खून पसीना एक करके मेहनत की है इस फिल्म के अंदर। बिकॉज सबके लिए था कि यार ये तो कभी देखा ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है, कभी कुछ किया ही नहीं है, तो एक्सपेरिमेंट है, पहली बार हो रहा है। और मेरी तो पहली फिल्म है, तो एवरी डे आई वॉज वर्किंग कि शायद कल मेरे पास काम नहीं होगा, शायद ये भी बंद हो जाए, तो क्योंकि 2 बंद हो चुके हैं बेटा लगा रहे, झूठ मत बोल अपने आप से, थक मत। हर दिन थकता था यार मैं, हर दिन मेरी बॉडी ऐसी थी कि यार घर जाना है यार, अभी छुट्टी कर दो, आज कैसे करूँगा। देयर बीन डेज लाइक दैट वेयर आई एम जस्ट लुकिंग अप एंड आई एम लाइक कि भगवान आज का दिन निकलवा दे बस। मेरी बॉडी गिव अप बहुत पहले कर चुकी थी। इट वॉज जस्ट माई माइंड दैट वाज टेलिंग मी कि भाई नहीं है, कुछ नहीं है आगे पीछे। कितने दिन लगे शूट करने के लिए? 70 दिन Okay. और 6 महीने की प्रेप। आपकी बॉडी को क्या हो जाता है 6 महीनों के बाद ऐसी फिल्म करके? बॉडी तो मैं कह तो रहा हूँ आपको कि बॉडी तो होश में ही नहीं होती, बॉडी को नहीं पता है अभी। बिकॉज आप सुबह उठ रहे हो तो मैं पहली बात तो मैं एसी बंद करके सोता था, कि क्योंकि एसी क्या है ना, थोड़ा लेजी करता है आपको थोड़ा सा, कि आपको लगता है नहीं यार अच्छा माहौल बना हुआ है, थोड़ा और सोते हैं, सो एसी बंद हो जाएगा, पंखा 3 पे आ जाएगा 5 की जगह। सो इट जस्ट लाइक आई वाज टॉर्चरिंग माई सेल्फ कि कुछ भी कंफर्टेबल कंफर्ट नहीं चाहिए मुझे अपने आसपास, क्योंकि ये फिल्म थोड़ी सी है जिसके अंदर आपको जान डालनी पड़ेगी। डिस्कम्फर्ट अगर जो दिख रहा है वो आपको फील भी करना पड़ेगा। मैंने अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया था, आई वाज नॉट मीटिंग माई बॉयज़ ओनली। तो एनीथिंग दैट विल पुट अ स्माइल ऑन माई फेस आई वाज अवॉइडिंग दैट फॉर सम रीजन। प्लस आई फील कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप एनएसजी कमांडो का रोल प्ले कर रहे हो। करेक्ट। एंड एनएसजी कमांडो, सारे कमांडोस, सारे फौजी जनरली कट आउट फ्रॉम द रेस्ट। डेफिनेटली यार, मेरी मुलाकात हुई थी फौजी के साथ, ब्लैक कैट थे वो भी। हम लोग गए थे मानेसर जहाँ का कैंप है। यार वो लोग ही अलग है, उनकी थिंकिंग अलग है, उनकी सोच अलग है, उनके विचार अलग हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं। हम ना एक्टिंग करते हैं कूल बनने की, जो एक्टर्स होते हैं वे ट्राई टू एक्ट कूल, दे आर इनहेरेंटली कूल। वो अंदर से ही कूल है यार। वो बोलते हैं, उन्होंने मुझे याद है किस्सा मेरा, एक थे वो रिटायर्ड थे शायद, वो जिन्होंने हमें ट्रेन किया है। जो जज्बा है ना लाइफ के अंदर, मतलब थोड़ा सा लेट हो गए थे, कहीं हमारी मीटिंग थी, तो मैंने कहा सर लेट हो गए आप, क्या ऑल ओके? कहता कुछ नहीं यार, वो झगड़ा हो गया था मेरा रोड पे, 2-3 को पेल के आ रहा हूँ। मैंने कहा सर, कह रहा नहीं यार लौंडे थे, मस्ती कर रहे थे मेरे साथ, पेल दिया। और मैं और मेरा डायरेक्टर हमें ऐसे देख रहे हैं कि यार हमारी पहली मीटिंग है ही उनके साथ। तो मैंने कहा यार ये, और ऐसे बोला है कि मतलब हम आगे ना ढींगे आंकते हैं कि यार मैं लड़ाई हो गई थी, किसी को कर दिया। ही इज लाइक मैटर ऑफ फैक्ट, पेल दिया। ये होती है इंडियन स्पेशल फोर्सेस की अरे पहचान। यार आई डोंट थिंक इनफ मूवीज आर मेड अबाउट इंडियन स्पेशल फोर्सेस। no. इस फिल्म में ना अच्छी रिप्रेजेंटेशन हुई है। A black cat reached out to me on Instagram, saying that this is the most realistic portrayal of a commando I've ever seen. क्यों? Because हमें भी दर्द होता है, जब गोली पड़ती है, जब चाकू पड़ता है तो आहा निकलती है, चोट खून बहता है तो दर्द होता है। वो जज्बा होता है अपने देश के लिए या अपने चाहने वालों के लिए, जिसके लिए हम कहते हैं कि नहीं यार 2 और गोली खाएंगे लेकिन लड़ेंगे। दैट्स द ओनली थिंग दैट सेपरेट्स अ कॉमन मैन फ्रॉम अ कमांडो। कमांडो से बात हुई फिल्म के प्रेप के लिए? साइकोलॉजिकली क्या जाना भारतीय कमांडोज के बारे में? साइकोलॉजिकली ये जाना कि यार वही जज्बा, ये जज्बा ही अलग है। वो 12 फुट की रोब मैं देख रहा हूँ मेरे सामने। हम लोग मानेसर कैंप गए हुए हैं, तो वो बता रहे थे मेरे को क्योंकि मैं भी थोड़ा उनको टफ लगा थोड़ा कि हाँ इसकी बॉडी बड़ी अच्छी है, लेकिन ये शायद फिट है नहीं है, आजमाते हैं। और वो 40 साल की उम्र थी उनके जो कमांडो थे। उन्होंने बोला कि तुम ये रस्सी चढ़ जाओगे, ऊपर जाके नीचे आ जाओगे। तो मैंने कहा हाँ चढ़ जाएंगे सर। कह रहा चढ़ो। तो मैं चढ़ा और नीचे आया तो मेरे हाथ कटे पड़े हैं सब, ये वो। उन भाई साहब ने क्या किया है, वो एल शेप बना के, मैं तो ऐसे सीधा चढ़ा हूँ ना, उन्होंने अपने पैर ऐसे करके, अंडरस्टूड लाइक दिस, एल बना के वो चढ़े हैं और ऐसे चढ़े जैसे पतंग उड़ा रहे हैं। चढ़े और नीचे आए हैं, ऐसे ऐसे किया, कह रहा आ जाओ। माई टाइमिंग वॉज आई थिंक क्लोज टू 8 or 9 seconds. His timing was 6 seconds with that L shape.
बहुत सारे कमांडोज आए हैं शो पर, उन सारों से मैंने उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा, बट किसी से तो ये पूछा था कि अगर आपको एक MMA फाइट में डाल दें, UFC के फाइट में जहाँ वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर्स फाइट करते हैं, तो फिर आप क्या करोगे? एंड ही डिडंट आंसर एज अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट, वाओ, बिकॉज ये भारतीय स्पेशल फोर्सेस एक्चुअल किलिंग मशीन्स होते हैं. एब्सोल्युटली. अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस पे बहुत सारी फिल्म्स बनती है, दैट्स वाई उनकी ब्रांडिंग बहुत तोड़ है. बट आई फील कि अब से भारतीय स्पेशल फोर्सेस पे और भी ज़्यादा फिल्म बननी चाहिए. जो जज्बा इनके अंदर है, जो करेज है, उसको उनको दिखाना चाहिए यार लोगों को कि किस मिट्टी के बने हैं ये लोग. व्हेन यू कॉल ना, आपको लगता है ना कि एनर्जी आया है, जो एक नाम में वजन है, एक नाम में इज्जत है और एक वैलर है, वो क्यों है उसको दर्शाना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब फिर से करोगे एक NSG कमांडो का रोल? बिल्कुल यार. तो अब क्या बदलेगा? इफ़ यू गो फॉर इट द सेकंड टाइम, आप कुछ बदलोगे? यार मैं हालांकि इस फिल्म के अंदर थोड़ा सा निजी जज्बात ज़्यादा थे. अगर आपको, बिकॉज एक पर्पस था लड़की का, दोस्त का पर्पस था, इसलिए कमांडो पागल हो गया था वो. अगर मुझे इस बार रोल मिलेगा, डिपेंड्स ऑन द स्टोरी ऑल्सो, जो लिखने वाले हैं, जो राइटर्स हैं, आई वुड वांट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री ऑल्सो दिस टाइम. द स्किल्स, द काइंड ऑफ स्किल्स द कमांडो हैज़, उस स्किल्स को कंसिडर करते हुए मैं अपनी कंट्री के लिए भी कुछ करना चाहूँगा ऐसा. बहुत फौजी थी मूवीज बनेगी अब, दैट्स व्हाट आई जेन्युइनली बिलीव. बने यार, बिल्कुल बने. एनीवे, लक्ष्य भाई, लेट्स मूव ऑन बिकॉज वी कैन टॉक अबाउट कमांडोज ऑल डे. लक्ष्य जो हैं, जो इस फिल्म के लीड एक्टर हैं, आई होप हैज शैटर्ड ऑल द मिथ्स जो हमारे साथ जुड़े होते हैं कि हम सिर्फ नेपो किड्स को लॉन्च करते हैं. वी वेरी प्राउड कि लक्ष्य जो है वो एक आउटसाइडर हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है किसी इंडस्ट्री इंसान के साथ. ना ही मैं उन्हें कभी पहले से जानता था, मैंने सिर्फ उनके ऑडिशंस देखे हैं और जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने ये तय किया था कि ही इज गोइंग टू बी शाइनिंग ब्राइट स्टार दैट वी विल ब्रिंग इनटू द मूवीज. तो हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि लक्ष्य इज ट्रूली वन ऑफ द टैलेंट्स दैट वी आर वेरी 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 प्राउड ऑफ. हम बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं कि आगे जाके लक्ष्य बहुत सारी फिल्में करेंगे, हमारे साथ ही नहीं लेकिन इंडस्ट्री में बहुत सारे टैलेंटेड लोगों के साथ. आज वो आपके साथ बैठे हुए हैं, तो मैं बस उनसे ये पूछना चाहूँगा कि व्हाट आर हिज इमोशंस, व्हाट आर हिज फीलिंग्स, बिकॉज आई नो कि उनका सफ़र कठिन रहा है. वो दोस्ताना करने वाले थे, उसके बाद एक और फिल्म हुई थी जो नहीं बनी, तो बहुत सारी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया है और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे उनके पाथ में. सो इमोशनली उन्होंने कैसे डील किया है इन सब सिचुएशंस के साथ, दैट इज व्हाट आई रियली वांट टू नो एंड आई वांट टू थैंक यू रणवीर. ब्रदर बताओ, और दिल खोल के बताओ. जस्ट एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा ऑडियंस को. टीवी बहुत मुश्किल इंडस्ट्री है, लोग समझते नहीं कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है टीवी एक्टर्स को. बट भाई आप वहाँ से ब्रेकआउट करके यहाँ तक पहुँचे हो, रियली बताओ, व्हाट द फक हैव यू सीन ब्रो? आई हैव नो आइडिया यार, अगर आप ऐसे पूछोगे मैं कोशिश करूँगा बताने की अच्छी तरीके से उसको. पहले बताओ कि आप कैसे हो, जेन्युइनली आप कैसे हो भाई? मैं बढ़िया हूँ यार एकदम. मैं बहुत खुश हूँ, जेन्युइनली बहुत खुश हूँ जो भी कुछ हो रहा है मेरे साथ. और मुझे लगता है कि एक मिशन पे निकला था मैं जब मैंने दिल्ली छोड़ा था ना. 2015 में मैंने दिल्ली छोड़ा था, ये सोच के कि देखते हैं लाइफ में क्या लिखा है और क्या होने वाला है आगे. बिकॉज एक्टर बनने का कोई दूर दूर तक सपना नहीं था मेरा. और धर्मा की फिल्म मिलना, करण जौहर के साथ 3 फिल्में साइन करना, आप नहीं सोच सकते भाई. मालवीय नगर में बैठ के गेड़ियाँ मारते हो अपने दोस्तों के साथ शाम को मोमोज खा रहे हो जाके तुम, और तुम्हें धर्मा की फिल्म करनी है. तो ये तो बहुत दूर के कोई सपने थे ही नहीं हमारे. बट एक जिद थी और गुस्सा बहुत था मेरे अंदर. गुस्सा? बहुत गुस्सा था मेरे अंदर. फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए नहीं, जो हो रहा था मेरे साथ. ओके. जो प्रेजेंट में मेरे साथ हो रहा था उसको था कि यार ये क्या है यार, ये दुनिया ऐसी क्यों है. टीवी कैसे क्रैक किया आपने? टीवी का ऑफर मुझे मिला था दिल्ली में मेरा ऑडिशन हुआ था रोडीज के लिए. रोडीज के लिए मेरा ऑडिशन. नाच कुत्ते नाच. और मैं को बोला नाचने के लिए, भाई जो मेरा ज्वालामुखी जगी है ना अंदर से, मैंने कहा नाच, ऐसे क्यों नाच रहे हो, ऐसे क्यों बोल रहा है यार ये. वो दिल्ली का ठेठ लौंडा उस टाइम पे. तो और लोग हंस रहे थे मेरे ऊपर, बट ठीक था यार, चलो ठीक है. वो ऑडिशन क्रैक कर लिया था मैंने वैसे रोडीज का. और मैं घर गया हूँ गर्व से कि पहली बार लाइफ में कोई अचीवमेंट किया मैंने. मैं रोडी बन गया पापा. तो हाँ, वहाँ से फिर क्या हुआ, फिर सामने से उन्होंने ऑफर किया कि
आप रोडीज नहीं करके अगर आपको हम फिक्शनल शो ऑफर करेंगे तो आप करोगे? तो मैंने कहा उसका फ़ायदा क्या है? तो उन्होंने बोला एक तो मुंबई आने का मौका मिलेगा और यहाँ पे काम है, शूटिंग है, दूसरा पैसा। मैंने कहा चलो भाई पहली फुर्सत में निकलते हैं यहाँ से, दोनों वो चीज़ें जो आपको लाइफ से चाहिए। और उस टाइम आई वाज वर्किंग एज अ जिम ट्रेनर, मैं जिम में नौकरी करता था। सेम फर्स्ट जॉब। हाँ सेम। क्या बात कर रहा है भाई। वाह बट यार। गो ऑन। हाँ तो बस वही था, फिर पैसे थे 70,000 रुपये मिलते थे मेरे को। 70,000 रुपये भाई उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी मंथली। तो 20,000 रुपये आपका रेंट निकल रहा है, 20,000 रुपये आपका खाने पीने में जा रहा है, 10-12 हज़ार का। और 10-12 हज़ार में बचाता था सीखने के लिए एक्टिंग के, मुझे एक्टिंग इंस्टीट्यूट में पैसा देना और सीखनी है कला। बिकॉज तब मैंने मालूम किया, तब आई वाज अ शिट एक्टर दैट टाइम यार, मुझे एक्टिंग का ए नहीं आता था उस टाइम पे। लेकिन किसी तरह मैंने वो शो किया और उस शो ने मुझे ह्यूमिलिएशन बहुत दी है विद पॉपुलैरिटी इट हैज़ ऑल्सो गिवन मी अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिएशन। कौन सा शो था? वॉरियर है, MTV का शो था। ह्यूमिलिएशन इन टर्म्स ऑफ आई वाज ह्यूमिलेटेड टू सी माय ओन वर्क। यू नो हाउ यू फील कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये क्या एक्टिंग कर रहा हूँ यार, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं नहीं करनी है ऐसी काम मेरे को, दोबारा अच्छा करना है मेरे को। तो अवेयरनेस बहुत पहले से थी कि यार अच्छा काम तो करना है, ये नहीं, अगर यही करता रहा ना मुझे, मैं सस्टेन नहीं कर पाऊंगा सिटी के अंदर। द कॉन्टेक्स्ट फॉर ऑडियंसेस इज, अगर आपको टीवी क्रैक करना है बहुत डिसिप्लिन चाहिए रहता है, बहुत पंक्चुअलिटी चाहिए होती है, टीम प्ले चाहिए रहता है, टीम मेंटालिटी, स्किल्स। आई थिंक लोग ना टीवी की डिफिकल्टी नहीं समझते, एंड टीवी एक्टर्स आल्सो पेड वेल आफ्टर अ पॉइंट, बट टू रीच दैट पॉइंट इज वेरी डिफिकल्ट। एंड वेरी फ्यू ब्रेक आउट, क्योंकि I don't know why actually, you would know, I don't have the answer. See, I'll tell you one thing that I learned on TV sets, what not to do on sets. Any set बताओ। देखो एक्टर्स की, आई थिंक जितना मैंने एक्टर्स को देखा है ना, मैंने ये देख के सीखा है कि ये जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, एक्टिंग तो अच्छी करता है, लेकिन सेट पे तरीका क्या है, बिहेवियर क्या है, वाइब क्या है इसकी। बिकॉज क्या अभी आप आओगे, आपका एक नाम है तो आप आके 2 गालियाँ बक दोगे, आप निकल जाओगे। आपके जाने के बाद लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं और किस तरह से परसीव कर रहे हैं आपको, वो बहुत डिटरमाइन करता है टीवी के अंदर। कहीं पे भी आपके वर्क एथिक्स, आप अगर टाइम पे आ रहे हो, आप 15 मिनट भी लेट आ रहे हो, आप तू तड़ाक कर रहे हो, जस्ट बिकॉज यूर अ डिसेंट एक्टर, यूर टैलेंटेड एक्टर, यू कांट डू दैट। सो मैंने बहुत सारे एक्टर्स को देखा है भाई, क्या एटीट्यूड देते थे, लेट आना, एटीट्यूड देना, लाइनें याद नहीं करना, ये सब एथिक्स हैं। एक्टिंग तो अभी चालू भी नहीं हुई है, ऑलरेडी आपका सेट पिस्ड ऑफ है, वो सोच रहा है कि यार ठीक है प्रोड्यूसर ने ले तो लिया, लेकिन सेट पे कोई खुश नहीं है उसके आसपास। तो आई यूज्ड टू सी कि ये कौन सी चीज़ है जो इनको खफा कर रही है, जिससे ये लोग खुश नहीं है सेट के लोग। बिकॉज यही आपकी टीम है यार, प्रोड्यूसर साहब वो आएंगे महीने में 2-3 बार आएंगे, वो देखेंगे शो अच्छा चलेगा तो चलने देंगे, नहीं चलेगा तो रिप्लेस कर देंगे। लेकिन सेट के लोग क्या बोल रहे हैं आपके बारे में, आपका स्पॉट बॉय, आपके लाइट वाले, ये सब बहुत बहुत महत्व रखती हैं ये सब बातें। सो मैं ये देख के सीखा हूँ कि अच्छा क्या नहीं करना है, टाइम पे क्यों आना ज़रूरी है, किसी से ऊंची आवाज़ में क्यों नहीं बात करनी चाहिए, अपनी लाइनें क्यों पता होनी चाहिए, लाइट पकड़नी आनी चाहिए, माइक पकड़ना आना चाहिए, ये सब बातें आपको टीवी सिखाता है। एंड लॉन्ग टर्म में स्पेशली मीडिया इंडस्ट्री में आपकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा कॉम्पाउंड कर जाती है, लाइक वर्ड ट्रैवल्स की ये आदमी ना ये प्रोफेशनल है, शोज अप ऑन टाइम, इज अ टीम प्लेयर वगैरह, फिर अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आ जाता है। जो हमारे हाथ में वो तो करो यार, पहले टाइम पे आना आपके हाथ में आ सकते हो, लाइनें याद करना आपके हाथ में वो कर सकते हो, लोगों से अच्छा व्यवहार रखना है आपके हाथ में वो कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में नहीं है। स्ट्रीट क्रेड शब्द मालूम है आपको? बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट? नहीं, स्ट्रीट क्रेड मतलब रोड पे क्या लोग आपकी इज्जत करते हैं या नहीं, एंड आपने बहुत स्ट्रीट क्रेड पाया है आफ्टर क्रैकिंग किल बिकमिंग अ हिट, बट ऑब्वियसली यू वांट स्ट्रीट क्रेड ओवर द इयर्स आल्सो विद इन द इंडस्ट्री। हर कोई ना आपकी सफलता को देखकर यही कह रहा है कि आस्क हिम हाउ ही ब्रोक आउट, आस्क हिम हाउ ही ब्रोक आउट। फॉर एग्जांपल रमेश तौरानी सर ये कह रहे हैं आपके बारे में। सो ब्रो आपकी रेपुटेशन वहाँ तक पहुँच गई है, बट ऑनेस्टली इट्स एन आउटकम ऑफ टाइम एंड इयर्स स्पेंट इन टेलीविजन। कितने साल दिया आपने टीवी को? 5 साल। वॉरियर है, अधूरी कहानी हमारी, परदेश में है मेरा दिल, पोरस, 4 शोज मैंने किए, बैक टू बैक किए, विदाउट अ ब्रेक। मैंने पूरा अपना जो आपकी जवानी होती है ना उनमें क्या कहते हैं जवानी का जो दौर होते हैं जहाँ पे लोग पार्टियां कर रहे होते हैं, मैं गोवा नहीं गया भाई आज तक। सीरियसली? मुझे गोवा के प्लान्स आते थे कि गोवा चलते हैं, मैंने कहा नहीं यार, अभी मैं लग नहीं रहा हूँ कि वेकेशन, मुझे आई डिजर्व अ वेकेशन। अब मेरे साथ आओगे गोवा? डन है भाई, ठीक है। और अगर ट्रेन में कोई डाकू है फिर तो कोई टेंशन नहीं है, हम आपके साथ हैं भाई कोई टेंशन ही नहीं है फिर तो।
बोलो। हाँ, तो वही बस लगातार काम करता गया, कभी जज नहीं किया कि छोटा शो है बड़ा शो है, छोटी स्क्रिप्ट है बड़ी स्क्रिप्ट है। मैंने हर स्क्रिप्ट को इम्पोर्टेंस दी है और बस काम करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। समवेयर आई थिंक आई वाज सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम दैट वर्क. It was also making me more and more confident as a human being. एंड यू आर बिकमिंग अ बेटर एक्टर। Better actor also. सोच रहे थे फिल्म्स के बारे में इस फेज में? बहुत फनी बात है यार ये चीज़। मुझसे पहले ना लोगों ने बोलना चालू कर दिया था मेरे आसपास। एक शो मैं कर रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, लेकिन उसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा है अच्छे से, मेरी स्किल्स को या मेरे कैलिबर को या जितना मेरा योगदान रहता है किसी चीज़ के अंदर। तो मैंने डिस्कस किया अपने को एक्टर्स के साथ बैठ के कि यार मुझे लगता है कि ना मुझे छोड़ देना चाहिए यार, मुझे नहीं करना ये काम। तो उन्होंने बोला कि हाँ यार, देयर वाज एक मेरी बहुत खास दोस्त है मानिनी करके, तो वो टैरो पढ़ती हैं, वो बहुत स्पिरिचुअल हैं। मानिनी डे। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार यू बिलोंग इन मूवीज़। मैंने कहा मैम क्या बात कर रहे हो, अभी 21 साल का हूँ नहीं मैं, घर का कुछ पता नहीं है, यहाँ पे अगला महीने पैसे आने वाले नहीं आने वाले। मूवीज़ क्रैक करने के लिए यू नीड ब्रेक, यू नीड कॉन्टैक्ट्स, यू नीड टू नो पीपल टू क्रैक फिल्म्स। तो मैं जा रहा हूँ गाड़ी से बाहर, मैं अपना बैग रख रहा हूँ, तो एक स्पॉट दादा थे। तो मैंने कहा दादा कैसे हो, ये सब नॉर्मल स्मॉल टॉक्स हुई हमारी। तो कहता है कि सर आप फिल्में क्यों नहीं करते हो? तो मैंने कहा यार ये 2 दिन में 2 लोग ऐसे बोल रहे हैं, रैंडमली बोल रहे हैं, और मेरा कट्टू एक डाउट भी चल रहा है कि मुझे छोड़ना चाहिए, मुझे नहीं करना है, मुझे ये काम नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं एक सेल्फ बिलीफ, ये देखो आप मानो ना मानो, लोग बोलते हैं तो अच्छा तो लगता है। मैं उस लेवल पे हूँ नहीं कि नो ही मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं है। लोग तारीफ़ करते हैं तो अच्छा लगता है, बुरा बोलते हैं तो बुरा भी लगता है सीधी बात है। तो मैं खुश था उस बात से सुन के, और मैं एक कॉन्फिडेंस भी मुझे मिला कि यार चलो ठीक है, 3-4 आसपास के लोग बोल रहे हैं तो मुझे ये स्टेप लेना भी चाहिए। तो मैंने वो शो छोड़ के फिर दूसरा शो पकड़ा जिसने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए। इसी वजह से मेरी फिल्म्स हुई आगे जाके। बट टीवी की दुनिया में से इतने कम लोग ये फिल्म वाली ट्रांजिशन क्यों करते हैं? लाइक व्हाट्स द बैरियर? अप्रोच, मतलब एटीट्यूड ऑफ द पर्सन। ओके। टीवी का क्या है ना कि देखो मैंने भी 4 साल 5 साल टीवी किया है और सबसे बड़ा शो किया टीवी के ऊपर। तो वो गलती किसी की नहीं होती है, वो एक ऐसा इकोसिस्टम बन जाता है आपके आसपास कि आपको लगने लगता है कि आप मिस्टर शाहरुख खान हो या मिस्टर बच्चन हो, ना चाहते हुए भी। आप हर दिन सेट पे आते हो, कुछ एक्टर्स जो 12 घंटे के शिफ्ट हैं वो 6 घंटे के लिए आएंगे, 8 घंटे के लिए आएंगे, बाकी काम ही नहीं करेंगे। तो वो आ रहे हैं और आप दूर से किसी को देखोगे, आप बोलोगे यार ये अप्रोचेबल नहीं लग रहा है बंदा। वेयर एज आई हैव मेट मिस्टर शाहरुख खान, आई हैव मेट मिस्टर बच्चन, वो हमेशा अप्रोचेबल लगते हैं आपको कि इनसे कुछ भी जाके बात कर लो, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ भी सीख लो। तो एक आई थिंक एटीट्यूड का फ़र्क आता है थोड़ा सा। एक फॉल्स इमेज अपनी खुद बना लेते हैं हम लोग कि नहीं यार आई हैव अराइव्ड नाउ, एज आई एम टेलिंग यू, आई ऑल्सो मेड दैट इमेज अबाउट माई सेल्फ दैट आई हैव अराइव्ड। बट सूनर और लेटर लाइक दिया चमाटना लाइफ ने, बोला कि भाई कुछ नहीं है, कोई अराइव नहीं है, कोई नहीं जानता तेरे को, घर बैठ चुपचाप। अपने पैसों के साथ क्या करते थे आप? पैसों के साथ मैं बस सर्वाइव करता था यार। इन्वेस्ट किए? इन्वेस्ट कहाँ, तब तो समझ नहीं थी, अभी समझ आई इन्वेस्ट की। तो समझ तो कितना था यार, 2-2.5 लाख रुपए मैक्स कमाते थे आप, या 3 लाख रुपए भी कमा रहे हो बॉम्बे जैसे शहर में रहने के लिए, मुंबई जैसे शहर में। तो इंसान की वो फितरत भी तो बढ़ती है ना। 22,000 रुपये पहले बहुत लगते थे, 50,000 रुपये बहुत लगते थे, फिर 2 लाख रुपये भी कम लगने लग जाते थे बिकॉज खर्चे बढ़ते हैं। आपको गाड़ी भी लेनी है, आपको घर का रेंट भी भरना है, वो घर भी पैसा भेजना है, और आपको मैंने काफ़ी सारा पैसा तो सीखने में लगाया है, एक्टिंग स्कूल्स में, वर्कशॉप्स में, आवाज़ पे खुद पे लगाया है, तो वो पैसा भी वहाँ गया है। जब आपने ये ट्रांजिशन करी फ्रॉम टीवी टू फिल्म्स, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग थी कि यार इतने पैसे हैं 5 साल के लिए मैं सर्वाइव कर लूँगा? नहीं, जस्ट घुसो करो। नहीं, मेरे पास थी सेविंग्स, अच्छी खासी सेविंग्स थी मेरे पास, मैंने पैसा बचाया हुआ था। बट आई थिंक व्हेन आई क्रैक धर्मा, व्हेन धर्मा हैपेंड फॉर मी, मैंने पहली चीज़ ये पूछी थी, पता है मुझे इतना एम्बैरेस फील होता है उस चीज़ को याद करके कि पार्थ ढोलकिया करके एक ईपी थे हमारे धर्मा के अंदर। तो जब दोस्ताना का एग्रीमेंट साइन हो रहा था तो मैंने पूछा सर पैसे मिलेगा ना इसका? वो कह रहा यार कैसा आदमी है यार तू, धर्मा का तूने फिल्म क्रैक की तो पूछ रहा पैसा तो मिलेगा ना? ऑफकोर्स मिलेगा। तो वहाँ से फिर कैश फ्लो तो आना चालू हो ही गया था। तो थोड़ा बहुत जितना भी मुझे वहाँ से मिला था, जितना भी, और टाइम से पैसा मिलता है वहाँ पे यार। धर्मा के साथ काम करना भी एक सपना ही है। जब दोस्ताना नहीं हुई, जब मुझे मालूम पड़ा कि नहीं हो रही है, मुझे बुलाया गया ऑफिस, मुझे एक पल भर के लिए फील नहीं होने दिया है कि मेरे हाथ से कुछ छूटा है या एक अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चली गई है, बिकॉज उनको मालूम है कि लड़का कहाँ से आ रहा है,
उनको मालूम है कि टीवी छोड़ चुका है, वापस नहीं जा सकता, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली है मेरी। पैसे दिए? पैसे ये है कि रोके नहीं थे मेरे कभी भी। जो जितना पैसा था, ये फिल्म बंद हो गई अलग बात है, लेकिन जो उसका पैसा बनता है वो उसको मिलेगा। इसकी वजह से फिल्म नहीं बंद हुई है, फिल्म बंद हुई है अलग कारण की वजह से। बट आपने वो वाली फिल्म भी कैसे क्रैक करी? ऑडिशंस दे दोस्ताना? के? हाँ, हाँ, Just दोस्ताना auditioning? शानू मैम के साथ किया था। वायरफ, जो वायरफ की कास्टिंग करती शानू शर्मा, उनके थ्रू मेरी यहाँ पे कास्टिंग हुई है धर्मा के अंदर। वो कैसे आया आपकी लाइफ में? वो मेरे लाइफ में है बिकॉज उनके यहाँ पे प्रोसेस होता है आपको इंट्रोडक्शन भेजने का। आप क्या है, वायरफ के अंदर इंट्रोज भेजो रैंडमली, तो मैंने बहुत सारे इंट्रोज भेज के रखे थे, पहले के ऑडिशंस भी गए हुए थे ऑनलाइन। इंट्रो क्या होती है? इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन होता है कि हाय माय नेम इज लक्ष्य, आई एम 25 इयर्स ओल्ड, दीज आर माय प्रोफाइल्स, यू टर्न राइट, स्लेट लेके खड़े होते हो, वो सब किया था। तो वहाँ पे पहुंचा हुआ था, तो उनकी टीम ने किसी ने रीच आउट किया था जब मैं पोरस की शूटिंग कर रहा था। तो मैंने वापस से रीच आउट किया, मैंने कहा आई एम सो सॉरी यार, मैं व्यस्त था अपने काम के अंदर, तो मैं नहीं रिप्लाई बैक कर पाया, कुछ भी मेरे लायक बने तो मुझे बताना, मैं आऊँगा। तो उनकी टीम से जवाब आया था वापस। तो इस तरह मैं शानू मैम से मिला, और उनको ऑडिशन करना था मुझे किसी और फिल्म के लिए, वायरफ की कोई फिल्म बन रही थी उस टाइम पे। तो वो सिलसिला चला मेरा कम से कम 3 या 4 महीने शानू मैम के साथ। और उस टाइम मैं 85 किलो का हूँ, 85 या 90 किलो के आसपास का, बिकॉज पोरस प्ले करके निकला, मोटा। और ये वाली थिंकिंग कि आई हैव अराइव्ड वाली थिंकिंग भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द हेड है कि आई हैव अराइव्ड। सो इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने के पीछे शानू का बहुत बड़ा हाथ है। एज अ मेंटोर, शी वॉज एक्चुअली अ मेंटोर टू मी, एंड मैं गर्व से कह सकता हूँ कि उन्होंने मुझे मेंटोर किया है और एक फिल्म मटेरियल टाइप बनाया है। कैसे इंसान बना दिया। जस्ट मतलब यार, इंसान जब बैठता है ना, किसी तरह से चलता है, तो उसका एक चाल भाव दिखता है, और वो एक्सपीरियंस लोग हैं, वो उन्होंने दुनिया देखी है, एक्टर्स देखे हैं, और ये झलकता था मेरी एक्टिंग के अंदर जो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया था। तो कहती तू एक्टर अच्छा है, तुझे पता है, तुझे लाइनें पता है, तुझे अपनी क्राफ्ट पता है, लेकिन एक बहुत वो आ रही हैं चीज़ें, मतलब तुझे पता है, ऐसा लग रहा है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, ही नोज इट। सो दैट्स द प्रॉब्लम दैट आई वाज फेसिंग, दैट आई हैड लर्न सो मच इन टीवी के अंदर मैं इतना कुछ सीख चुका था कि मुझे लगता था कि मैं सब जानता हूँ। तो उसको तोड़ने के लिए कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वो नहीं करते हुए पहले तो बोलो बॉडी कम कर, बॉडी बहुत ज़्यादा है स्क्रीन पे, बिकॉज पोरस में प्ले कर रहा था, मसल ज़्यादा थी, तो मैंने वेट कम किया। तो टूवर्ड्स माई अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ शी चेंज क्वाइट अ लॉट, एंड दैट आई इंसिडेंट दैट हैपेंड वो उनके साथ मैंने शेयर किया था। तो वो कहीं ना कहीं एक मेंटोर की तरह बिहेव कर रही थी मेरे साथ। और जब मैं ऑडिशन भी उनके साथ करता था, तो काफ़ी सारी चीज़ें जब आप एक्टिंग करते हो ना, आपकी पर्सनैलिटी झलकाती है। तो वो सब चीज़ें, वो सब अवेयरनेस देना, मुझे आधा काम आपका वहीं हो जाएगा जब आप अवेयर होते हो कि आपके अंदर ये कमी है, ये है। तो आई थिंक वो अवेयर कर रही थी मुझे बार बार कि ये चीज़ों पे काम करना चाहिए, थोड़ा एटीट्यूड को नॉर्मल करो, थोड़ा हम्बल हो, थोड़ा सा ग्राउंडेड बनो, थोड़ा क्राफ्ट को अनलर्न करके लर्न करो। वो सब बातों पे बहुत गौर किया उन्होंने। और जब वायरफ का ऑडिशन क्रैक नहीं हुआ है मेरा, तो मुझे मालूम पड़ा कि मैंने वायरफ के लिए बहुत मेहनत की, वज़न कम किया, सीन्स क्रैक कर लिए, सब कुछ किया, लेकिन वो ऑडिशन क्रैक नहीं हो पाया मेरे से। तो उन्होंने बोला ये चीज़ मुझे याद है, ऑन द लाइन्स ऑफ कि दैट अगर तुम नहीं कर पाओगे ना, कोई नहीं कर पाएगा। तो उनका ये बोलना मेरे लिए अपने आप में, क्या कहते हैं, एक वैलिडेशन, एक फ्यूल डालना, खाली गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दिया था मेरी गाड़ी के अंदर उन्होंने। पर फिर भी यार, आपने कैसे क्रैक किया? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल ट्राइंग टू गेट अपॉर्चुनिटीज, जिनमें टैलेंट है, जिनमें मेहनत है। अलग क्या है आप में? जिद है शायद मेरी, केप ट्राइंग। जिद है, और सेल्फ बिलीव बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर। मुझे लगता है कि बोलना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन मुझे लगता है कि यार जो मैं कर सकता हूँ, जितनी मेहनत मैं कर सकता हूँ, कला शायद किसी के पास ज़्यादा होगी, कोई दिखने में मेरे से बेहतर होगा, कोई किसी की आवाज़ मेरे से बेहतर होगी, लेकिन वन थिंग आई टेक अटमोस्ट प्राइड इन द फैक्ट इज़ दैट आई एम अ हार्ड वर्कर। मतलब मैं जान डाल दूंगा, मैं मर जाऊंगा इसके लिए। तुम मर सकते हो, हाँ तो आ जाओ, ना तो फिर चले जाओ, मैं मर सकता हूँ इस काम के लिए। मेरी सिंपल अप्रोच ही है, मेरे पास कुछ और है नहीं। आई डोंट नो एनीथिंग एल्स इन लाइफ, मुझे और कुछ आता भी नहीं है, मुझे सिर्फ ये काम आता है। सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ करियर क्या विजुलाइज किया आपने खुद के लिए? आई एम श्योर द विजुलाइजेशन विल चेंज विद टाइम, अब तक विजुलाइज आप वही कर सकते हो जो आपने खुद देखा है। तो मैंने विजुलाइज किया है कि मेरा भी घर होगा और मैं ऐसे बाहर खड़ा होऊंगा और लोगों को ऐसे ऐसे आए बोलूँगा। जो देखा है यार वही विजुलाइज करते हो आप, तो वही विजुलाइज किया है मैंने अपने लिए। है आपके ड्राइविंग फोर्स वो? बिल्कुल है यार, बिल्कुल है। नाम ले लो बादशाह का। बादशाह खान, शाहरुख खान। तो आज भी सुन रहा हूँ उनके जो स्पीच होती हैं, जो वो टेड टॉक में बोलते हैं, वो लगते हैं मेरे कान में, वो सुनता हूँ मैं, बहुत सुनता हूँ उनको। उनकी भी शुरुआत एक्शन फिल्म से हुई थी। हाँ, एक्शन फेस से हुई, उनकी भी शुरुआत टीवी से हुई थी। टीवी।
रूटिंग फॉर यू, दैट्स ऑल आई विल से, Thank you. जेन्युइनली. Thank you. एंड आई होप कि ये आपका पहला ऑल आउट हिंदी पॉडकास्ट है, तो होपफुली 2050 में हाँ लोग इसके क्लिप्स उठाकर वायरल कर देंगे मजा आ जाएगा तब यार, के सोशल मीडिया पे. मजा आ जाएगा. बट जेन्युइनली ब्रो, आई डोंट नो व्हाई, मे बी क्योंकि आप सेल्फ मेड हो, मे बी क्योंकि आप बहुत जेन्युइन इंसान हो. बहुत सारे ब्रोज आपके लिए रूट करते हैं. लाइक इवन इन ऑफिस ऑल आवर बॉयज वर रियली हैप्पी यू वर कमिंग. बहुतों ने किल 2-3 बार देखी है. अरे वाह. सो बहुत बैकिंग है आपके पीछे सडनली, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट अ ग्रेट फिल्म कैन डू फॉर Yeah, अ absolutely. करियर. Absolutely. ओके, ये बस पॉडकास्ट की शुरुआत है ब्रो. कहाँ जा रहे हैं उसके बाद? लेट्स गो. And I want to thank you, Ranveer, for actually being so supportive और कि आपने लक्ष्य को अपने शो पे बुलाया है और उनको इतना प्यार और इज्जत दी है, तो उसके लिए हम बहुत तहे दिल से बहुत शुक्रिया हम कहना चाहेंगे आपको. Wow. मेरी मेंटालिटी ये होती है कि जो लोग सेल्फ मेड है उनको सेलिब्रेट करना चाहिए Definitely. भाई. बहुत ज़्यादा. फूल कुमारी ऑफ लापता लेडीज वो भी आई थी. अच्छा. वही वाइब थी उस एपिसोड में कि यार जो लोग खुद से ऊपर आते हैं ना उनमें कुछ अलग बात होती है. क्योंकि आप जब ट्रेन में गए थे और जब रियल मुंबई वाले एक्सपीरियंसेस आपने अब्जॉर्ब किए खुद के ज़िंदगी में, दैट्स द पार्ट दैट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड. और बहुत सारे एक्टर्स आए हैं शो पर. पंकज सर आए. उनसे मैंने पूछा था कि व्हाट इज़ द कोर ऑफ ग्रेट एक्टिंग ट्रेनिंग, तो उन्होंने कहा कि लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड ट्रैवल. बट आई फील कि वो जो सेल्फ मेड सफ़र रहता है टू अर्न योर ओन मनी, टू फाइट फॉर योर सेल्फ इन दिस सिटी, हैट्स ऑफ. Thank you, भाई. लोग वो वाली पीड़ा नहीं समझते. सो रियली ब्रदर, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. Thank you, भाई. नाउ विल मूव ऑन. ठीक है. ये बताइए भाई, आपका वेट क्या था यहाँ, और ऐसी बॉडी कैसे बनी? एंड दिस इज अ नेचुरल बॉडी, वेरी क्लियरली नेचुरल नेचुरल, बॉडी है भाई, बिल्कुल नेचुरल बॉडी है. कुछ सब्सटेंस नहीं गया है, कुछ नहीं गया बॉडी के अंदर. which is difficult to do in this city honestly, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे सब्सटेंसेस यूज कर रहे हैं. त्वचा इंजेक्शन. नहीं यार, पता है ये डिफिकल्ट और भी इसलिए था बिकॉज इस समय चल रहा था एक्शन, भरपूर एक्शन. हर दिन 6 घंटा 7 घंटा आपको मार पिटाई करनी है. उसके बाद आपको मेक श्योर करना है कि आपकी बॉडी अच्छी लगे जब उतरे. तो इसलिए ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था ये चीज़. और इसमें मैंने थोड़ा पानी वानी भी छोड़ा हुआ था, सॉल्ट कम किया हुआ था. पूरे फिल्म के दौरान? नहीं, इस शॉट के लिए खासकर. फिल्म के लिए भी किया हुआ था कि थोड़ा बॉडी वॉडी अच्छी लगे, फिट लगूँ, ये करूँ. और मेरा विजन ये था कि कोई अगर मैं जब शर्ट उतारूँ ना तो कोई भी बोल सके कि यार ऐसी बॉडी बनानी है. अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं सेट करना चाहता हूँ मैं. ये होता है अबिलिटी टू फाइट पब्लिक स्टेरॉइड यूज. आई फील कि जो लोग स्टेरॉइड यूज करते हैं बॉडी बनाने के लिए, दे सेट अनरियलिस्टिक गोल्स फॉर मेन. दे डू. ये वाला नैरेटिव बहुत सही है. बताओ यार, देख, ये बॉडी बनाने के पीछे पहली बात तो मैं 18 साल से जिमिंग कर रहा हूँ. ये बॉडी मैंने 1 साल में या 2 साल में कि किल मिल गई है इसलिए चलो प्रेप चालू करो तो बॉडी बनाया जाए, वो वाली बॉडी है ही नहीं. आई बीन वर्किंग आउट सिंस द एज ऑफ 17. 18 साल की उम्र से मैं जिम कर रहा हूँ, ट्रेनर था, मुझे खुद आता है सब कुछ. और मेरा इंटेंट ये था कि यार मुझे एक तो नेचुरल बॉडी लगनी है कि ताकि अगर कोई 15 साल का 16 साल का लड़का कोई मेरी फिल्म देखे तो बोले कि यार ये बॉडी बनानी है तो वो बना सके. सबसे बड़ी बात तो ये थी. और दूसरा कि कमांडो लगना चाहिए, बॉडी बिल्डर नहीं लगना चाहिए. कमांडोज होते हैं एजाइल, तगड़ी बॉडी है, घूसा मारोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन दे आर ऑल्सो लाइक दे कैन मूव लाइक अ रैट. दे आर एजाइल ऑल्सो एट द सेम टाइम. सो दैट वाज द फ्लेक्सिबिलिटी हो, एजाइल हो, और एक स्टैचर लगे कि यार हाँ. तो वही मेरा एम था. और ताकि मेरे रास्ते में ना आए बॉडी, मेरे एक्शन के रास्ते में. समटाइम्स व्हेन यू गेट टू बफ ना, वो चीज़ें मज़ा नहीं आता देखने में. जब कोई बहुत ज़्यादा बॉडी बना के एक्शन करता है ना तो चीज़ें देखने में मज़ा नहीं आता. ऐसा लगता है कि यार ये तो स्टेज लग रहा है. आई थिंक इसलिए अगर आप एक्शन हमारे फिल्म का देखोगे भी तो वो रॉ और थोड़ा सा है, थोड़ा सा ग्रिटी टाइप का है. इसलिए बिकॉज सभी थोड़े से थोड़ा सा ग्रिटी टाइप थोड़ा मतलब काफ़ी है. तो यही था कि चीज़ें चाहे बॉडी से लेके चाहे फाइट से लेके सब चीज़ों को नेचुरल और रॉ रखूँ. तो वही इंटेंट था और कुछ नहीं था यार. बाकी कोई तीर नहीं मारा. इससे अच्छी बॉडीज लोगों ने बनाई हुई है. कितने ग्राम्स प्रोटीन खाते थे दिन में? खाने का टाइम मिलता नहीं था मुझे, तो जब भी मिलता था मैं पेलता था खाना. चिकन डाल लिया, अंडे खा लिए, प्रोटीन बार्स खा ली. और प्रोटीन का स्कूप मैंने उस टाइम पे चालू किया था. 1 स्कूप पीता था दिन का, ज़्यादा कुछ नहीं.
और इस टाइम पे मुझे याद है हम 40 दिन शूट कर चुके हैं एक्शन। 40 दिन का एक्शन आप शूट कर चुके हो, आपकी बॉडी ऑलरेडी यहाँ इंजरी है, यहाँ इंजरी है, यहाँ इंजरी है, यहाँ इंजरी है, आप किसी तरह से जस्ट फिगर आउट कर रहे हो कि ठीक है प्रोजेक्ट पूरा करना है, दिल से पूरा करना है, मेहनत से पूरा करना है। फिर मालूम पड़ा बॉडी शॉट है। ठीक है, अब बॉडी शॉट के लिए देखा कि बॉडी ठीक ठाक थी, बट आई वांटेड टू टेक इट अ स्टेप अहेड। तो पानी छोड़ा, 2 दिन 3 दिन तक पानी छोड़ा हुआ था, और उन 3 दिन लगातार मेरे एक्शन चला है, सीक्वेंसेस। एक दिन भी ऐसा नहीं था कि किसी ने मैंने बोला या मेरे, ऑफ कोर्स द टीम वाज वेरी यू नो दे वर वेरी कंसिडरेट ऑफ द फैक्ट कि यार ये बहुत मेहनत कर रहा है, इसने पानी छोड़ा हुआ है, सॉल्ट छोड़ा हुआ है, थोड़ा सा इसको ब्रेक देते हैं। लेकिन मैंने कभी ब्रेक नहीं लिया। वो मेरी खुद की स्ट्रगल है, तुम लोग क्यों स्ट्रगल करोगे उसकी वजह से? सो टेक दैट ओनरशिप, टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डू योर वर्क, एज सिंपल एज दैट। सो आई वाज हेल बेंट ऑन डूइंग दैट कि यार अपना काम करो, मेहनत दिखाई देनी नहीं चाहिए। वैसे प्रोडक्ट देखो, आम खाओ गुठलियाँ मत गिनो भाई, वो मेरी मेहनत है, मैं कर लूँगा अपने हिसाब से, वैसे करो और आगे बढ़ते जाओ। तो वही टेक था, इतना कुछ ज़्यादा सोचा नहीं करने से पहले। एक्शन करते वक्त भी बहुत इंजरीज होती हैं। बहुत यार, जो पेला गया हूँ मैं लड़कों से, जो मारा है लोगों ने मेरे को फिल्म के अंदर। वो जो सिद्धि का कैरेक्टर था उसका नाम तो मैं बहुत ले चुका हूँ वैसे, बट वो है जज्बाती लड़का है, वो बहुत ही इमोशनल। कौन है वो? पार्थ नाम है उनका, पार्थ तिवारी। कहाँ से है? वो नागपुर से है और रहता है यहीं मुंबई में है। मेरा बहुत बहुत अजीज दोस्त है वो, बहुत मेरा भाई जैसा है वो। पहले से जानते थे? नहीं, उसको मेरा इंप्रेशन था पोरस के दौरान, उसने पोरस में काम किया था मेरे साथ, 1 दिन के लिए आया था वो एक्टिंग करने के लिए। उसको इंप्रेशन ये था मेरा कि मैं बहुत ही अकड़ू, गुस्सैल और इस तरह का नॉन अप्रोचेबल आदमी हूँ। लेकिन जब वो आया तो उसने बोला कि भाई गले लगाने का मन कर रहा है तुझे यार, इतना प्यारा आदमी है तू। मैंने कहा अच्छा। तो ये बोल बोल के उसने काम करवाया पूरी फिल्म में मुझसे। सो फिर रिमेंबर दैट सीन जहाँ पे तुलिका को मारा जा रहा है, वहाँ राघव मार रहा होता है और मुझे ट्रैक किया जा रहा है, उसका हाथ मेरे गले के रेयर नेकेड चौक में हूँ। भाई उसने दबा दिया था मेरी गुद्दी। मेरी गुद्दी दबा चुका था वो, और मैं टैप कर रहा हूँ उसको कि भाई छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। उसको समझ में नहीं आ रहा बिकॉज ही हैज सो मच पावर। अल्टीमेटली माई डायरेक्टर फिगर्ड के समथिंग इज ऑफ, इट्स नॉट लुकिंग नॉर्मल टू मी। सो देन ही लेट गो ऑफ मी। मैं उसने छोड़ा है और उसने मैं हाफा हूँ, कहता क्या हो गया भाई? मैंने कहा क्या हो गया भाई? मैं मर जाता हूँ मैं, क्या हो गया भाई पूछ रहे तो मुझे। सो उसको पता नहीं है उसके पास कितनी पावर है। बहुत जज्बाती लड़का है पर बहुत प्यारा है यार वो बहुत प्यारा है, वो दिल से करता है। प्यारे दिखते नहीं वो। बहुत प्यारा है। आप अगर उससे मुलाकात करोगे ना तभी आपको मालूम पड़ेगा, बहुत दिल से आता है वो आदमी। किडिंग पार्थ भाई, आपने भी फाड़ दिया फिल्म में। बहुत अच्छा काम किया उसने, जज्बाती लड़का है बहुत। जब हम 90s के फिल्म में देखते थे ना पहले, वहाँ हमेशा ऐसे कैरेक्टर्स होते थे, द मसल गाय। मसल गाय, उनके कैरेक्टर को देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, डर लगता है उसको देख के यार। हाँ, सही भी लगता है, डर भी लगता है। and you know कि eventually hero जीतेगा, but you want to see how the fight pans out. Very memorable character, I don't know why. Of course. Even यहाँ spoiler alert है। Actually बहुत सारे spoiler हैं। अब तो देख चुके हैं यार फिल्म काफी लोग तो। उनकी डेथ सीन बहुत सही थी, है ना? हाँ, सॉरी सिद्धि पार्थ भाई, but what a creative death scene हो। कि उनको थोड़ा वो ब्रेन हेमरेज हो रहा है हथौड़े की वजह से, और माए मार रही हैं। जज्बात तो वहाँ है ना, दिल वहाँ है। अनप्रेडिक्टेबल क्रिएटिव डेथ, इतनी अनप्रेडिक्टेबल मूवी थी ये। आई वांट टू नो कि डायरेक्टर साहब जो हैं वो कैसे इंसान है। बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल ही शांत। अरे यार जब मैंने पहली बार मुझे बताया गया कि एक्शन फिल्म है, निखिल सर आ रहे हैं, नरेशन करते हैं, तो वो जब आए हैं तो चश्मा लगा के, ग्रे हेयर, एक सोफिस्टिकेशन वाइब के अंदर है, एक ठहराव दिख रहा है बात करते हुए। मैंने कहा एक्शन फिल्म बना रहे हैं सर, अच्छा ठीक है सुनते हैं। फिर जब सुना है तो भाई क्या फटी है वो फिल्म। सुनाते हुए जब वो सुना रहे मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ और उन्होंने किसी को बताया कि मेरी आंखों में आंसू था सुनते हुए थ्रू आउट, बिकॉज मैं इमेजिन कर रहा हूँ अपने आप को वो सब सिचुएशंस में, वो स्टंट्स करते हुए, वो पेन को। तो और उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है सर का, ये जो आपने फिल्म के अंदर देखा है उनके साथ ये डकैत वाला सिलसिला हो चुका है बहुत पहले। Really? वो कहाँ से? वो यूपी से ही है। उनका जो इंसिडेंट हुआ है बनारस से कहीं, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, वो कहीं से कहीं पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रैवल कर रहे थे, तो उस ट्रेन के अंदर ये सब हुआ था उनके साथ। और एक बोगी के अंदर एनएसजी कमांडोज भी थे उस टाइम पे, ऐसा कुछ था, सिमिलैरिटीज़ हैं थोड़ी सी वहाँ पे। तो ये स्टोरी उन्होंने लॉकडाउन में लिखी है, किल की कहानी जो है। डैम ब्रो, उन्होंने इतने क्रिएटिव स्टंट्स सोचे कैसे? बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी थी। मतलब ये शायद वन ऑफ माई लाइफ मोस्ट एन्जॉयबल एक्शन फिल्म्स थी। और आई एम नॉट एन आउट एंड आउट एक्शन फैन, बट पहली बार लाइफ में जब रैम्बो देखी थी, ओरिजिनल रैम्बो, वो वाली फीलिंग रिपीट हुई इस फिल्म को देखने को। लाइक देयर वर मोमेंट्स जहाँ मैं मेरे
दोस्त की ओर देखा एंड वी वर लाइक ब्रो व्हाट आर वी सीइंग इन अ गुड वे, fucked up film but in a great way, in a great way, as a compliment I'm saying that. तो ये जो थोड़ी सी fucked up creativity है ये कहाँ से आई भाई? यार इस सवाल का जवाब तो वही दे सकते हैं आपको, बट आई थिंक फ्रस्ट्रेशन थी उनको फ्रस्ट्रेशन थी काफ़ी चीज़ों की, और वो भी ऐसे इंसान है बिकॉज अब अभी वो डायरेक्टर नहीं रहे मेरे, वो मेरे दोस्त बन चुके हैं, और खासम खास दोस्त होते हैं ना जो कहते हैं कि यार दुख और सुख साथ बांटेंगे, उस तरह के दोस्त हैं वो मेरे। तो वो ऐसे इंसान हैं जिनको मुझे लगता है कि क्रेडिट जो होता है ना, वाहवाही वो सही से मिली नहीं है जो वो डिजर्व करते हैं। मिलनी चाहिए भाई। हाँ, अब मिल रही है, लेकिन पहले भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और वो बड़े ही सभ्य, कि अगर उनके आसपास कुछ गलत हो रहा है, फैमिली वाले आदमी हैं, तो मुझे उन्होंने 2-3 किस्से बताए हैं ऐसे, तो वो काफ़ी रखते हैं अपने अंदर, वो उस तरह के इंसान है जो पालते हैं गुस्से को, जो सही टाइम आने पर कलम से लिख के निकालते हैं। आई फील कि जितने भी लोगों ने उन्हें दुख दिया उनकी जिंदगी में, सबको ना सबका नाम लिख लिख के काटा है उनको किल में हर एक के डेथ सीन्स लिखे हुए हैं कि इसको ऐसे मारूंगा, ऐसे मारूंगा। सबसे एक बात बताता हूँ आपको, बड़ी फनी बात है वो, कि वो जो भेजा फाड़ता हूँ उसका ना मैं फायर एक्सटिंग्विशर से, तो वो मारा तो उसके बाद सर आए तो बोला यार रुक यार कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैंने कहा क्या हो गया? तो पल्प नहीं होता जो भेजे से बाहर निकलता है, पल्प, तो पल्प को उन्होंने ऐसे पकड़ा है, ऐसे किया है, बोला यार अबे गाढ़ा करो बे, इसे गाढ़ा करो। तो मैंने कहा भाई पल्प की डिटेलिंग उनको पता है कि इसको गाढ़ा करना पड़ेगा थोड़ा, आप सोचो उनको इतनी डिटेलिंग की समझ थी कि पल्प को गाढ़ा करना पड़ेगा, ये गाढ़ा नहीं है। एक गेम खेलते हैं जी, किल के किल्स की गेम है ये। अच्छा, आपकी सबसे फेवरेट किल कौन सी थी? फनी को मारना है यार। डिस्क्राइब कीजिए कैसे मारा? घूंसों से एंड वाली पेल के, हाँ, मतलब सारी फ्रस्ट्रेशन निकाली है, और वो वाला भी, मतलब जो उसके गाल में चाकू डाल के पूरा जो टॉल का है ना, 6 फुट 7 इंच का लड़का है वो, सौरभ नाम है उसका, बड़ा मेहनती लड़का है, उसके यहाँ डाला था मैंने, और पूरा करके माइंड ब्लोन। ये सब शूट कैसे करते थे आप लोग? यार शूटिंग का भी मैं बता रहा हूँ, टेक्निकल केस स्टडी है ये फिल्म। ये टेक्निकली जो चीज़ें इस फिल्म के अंदर की गई हैं, आई थिंक इससे पहले नहीं की गई हैं वो सब चीज़ें। तो वाइल फिल्मिंग इट ऑल्सो, इन सब जो टेक्निकल डिपार्टमेंट था, हमारा आर्ट डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर साहब हैं, डायरेक्शन डिपार्टमेंट है, लाइटिंग डिपार्टमेंट है, सिनेमाटोग्राफी हो रही है, तो काफ़ी लोगों ने डिस्कवर की हैं चीज़ें सेट के ऊपर। बिकॉज पहली बात तो इट्स नॉट अ वेरी शूटिंग फ्रेंडली स्पेस। एक वर्टिकल ट्रेन है, उसके अंदर आपको लिटअप भी करना है, आपको उसको ऑथेंटिक भी दिखाना है, उसके अंदर आपको एक्शन भी करना है, जज्बात भी दिखाने हैं। तो टेक्निकल विक्ट्री है ये हम सब के लिए। और बहुत सारे लोग, जब मैं ट्रैवल करता हूँ, टोरंटो गया, न्यूयॉर्क गया, तो लोग पूछते हैं कि चलो फिल्म तो अच्छी है लेकिन शूट कैसे किया है तुमने? तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो जो भी आप ट्रेन के अंदर देखोगे, जो भी बोगियाँ हैं, जो भी डोर्स हैं, जो भी सीट्स हैं, वो चढ़ने के लिए जो स्टैंड्स हैं, वो सब फ्लोटेबल थे, वो आप निकाल सकते हो, वो उसको आप डिटैच कर सकते हो। इट वॉज लाइक अ ट्रांसफॉर्मर। तो उस तरह से डिज़ाइन की गई थी हमारे पीडी ने, मयूर शर्मा नाम है उनका, उन्होंने बनाई थी ये चीज़। तो सरलता से शूट कर पाए। थोड़ी सी ऑफकोर्स चैलेंजेस थे, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें ईजी हो गई थी। और लाइटिंग के मामले में भी अगर आप देखोगे, विद एवरी फ्रेम, विद आफ्टर एवरी 30 मिनट्स, बिकॉज हमारी फिल्म में थोड़ी डार्क जोन में जा रही है, ग्रे जोन में जा रही है, तो लाइटिंग भी चेंज हो रही है। लाइटिंग भी थोड़ी सी हल्की हल्की डार्क होती जा रही है, तो ये सब चीज़ें जो उन लोगों ने की हैं, वो बाद में फिल्म देख के समझ में आया। साउंड, जब आप साउंड देखोगे, स्टैटिक ट्रेन है वो, लेकिन वो जो चलने की फील है, नीचे वो लगा रखे हैं वो अपने जो क्या होते हैं वो, आई फॉरगॉट द वर्ड फॉर इट, मोटर्स याद है वो, द मोटर्स केप्ट अंडर द ट्रेन। और साउंड, जिस तरह से साउंड बारीकी से यूज़ किया गया है, इज गिविंग दैट फील ऑफ अ मूविंग ट्रेन। बट वो जो स्पेसिफिक किलिंग सीन्स थे, जहाँ आप किसी के मुंह में ऐसे चाकू डाल रहे हो, फाड़ रहे हो, ये एक्चुअली शूट कैसे करते हैं? शूट इस तरह से होता है कि आपको प्रोस्थेटिक, चलो आपने पहले आप गए कैमरा के सामने, आपने ये पूरा एक बार कर लिया, ठीक है, कट। नाउ द नेक्स्ट शॉट विल बी दैट ही ऑलरेडी हैज़ द प्रोस्थेटिक, उसके प्रोस्थेटिक लगा हुआ है यहाँ पे कट का, आपको चाकू यहाँ रखना है और यहीं से रिज्यूम करना है। तो एक बार आपने ये शूट किया, ठीक है। अभी तो सोचो आप, अभी कहानी बढ़ेगी आगे। उसके बाद ब्लड ऐड होगा, खून आएगा। खून कैसे आएगा? पाइप के थ्रू आएगा, कोई VFX नहीं है इसके अंदर, वो सब पाइप आया, यहाँ से पाइप निकलेगा, वो इस तरह से स्मार्टली प्लेस होगा, जिस तरह से जैसी आपके चाकू गया, स्लिट होना चालू हुआ, यहाँ खून छूटा और टाइमिंग अगर थोड़ी भी आगे पीछे हुई तो वापस से सब दोबारा होगा।
तो इसलिए टाइम बहुत लगता था इस चीज़ को शूट करने में। आपका माइंडसेट क्या रहता था जब आप ब्रूटल मर्डर्स कर रहे थे? कुछ नहीं, ब्लैंक, सोचो ही मत, ब्लैंक कमांडो, सोचो ही मत। उद्देश्य बहुत साफ है, मकसद बहुत साफ है। अब देखता हूँ तो लगता है कि अरे यार भाई हटा यार, थोड़ा सा आगे कर इसको। अब लगता है, जेन्युइनली लगता है। मैंने बोला भी निखिल सर को, मैंने कहा सर वो ये वाला थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मेरे को। कह रहा बेटा करते हुए तो लगा नहीं तुम्हें अब लग रहा है तुम्हें। शूटिंग करते वक्त हाँ, आपके अकॉर्डिंग सबसे ब्रूटल किल कौन सी थी? मेरे अकॉर्डिंग हाँ, सबसे ब्रूटली जिसको मैंने मारा या किसी ने भी मारा है फिल्म के अंदर? मैंने ही मारा यार सबको। गला काटना, वो पूरा गला, पूरा जो गला तो काटता ऐसा हो जाए। वो रवि नाम है था उसका, देवांग नाम है एक्टर का, देवांग बग्गा। तो उनको जिस तरह से गला काटा वो काफ़ी ब्रूटल था। मुंह में पाइप चालू कर देना सिलेंडर का, धुआं से किसी को मारना, वो भी काफ़ी ब्रूटल था। काफ़ी नया तरीका था किसी को मारने का। तो थी चीज़ें यार, काफ़ी डार्क चीज़ें थी। एंड टेक्निकली स्पीकिंग सबसे मुश्किल किल कौन सी थी आपके लिए एज एन एक्टर? टेक्निकली किलिंग से ज़्यादा मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या था, इफ़ यू रिमेंबर, जब मैं ट्रेन के ऊपर जाता हूँ रस्सी पकड़ के, क्रॉल करता हूँ, फिर रस्सी नीचे फेंकता हूँ, उतरता हूँ, लात मारता हूँ विंडो पे, विंडो टूटती है, फिर मेरा पैर फंसता है, मैं नीचे आता हूँ। आपको याद है वो सीक्वेंस? तो वो फिजिकली बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। अगर आप हार्नेस पे हो, 4 घंटा हार्नेस पे हो और अपसाइड डाउन हो, तो सारा आपका खून सर तक जा चुका है, आपकी बॉडी को स्क्वीज कर लेता है हार्नेस, ताकि आप कहीं भी जाओ ना। तो इतना सिवियर पेन था मेरे को। उसी दिन मैंने ऊपर देख के बोला था कि भगवान आज का दिन निकलवा दे। मैं अगरबत्ती जलाऊंगा आगे, मैं नारियल तोड़ दूंगा आगे। इतना डिफिकल्ट डे था वो मेरे लिए। और मैंने एक बार भी, मतलब मेरे को याद है, कोई आया मेरे पास पूछने, डायरेक्टर सर आए, आराम कर ले, थोड़ा रेस्ट कर ले। मैंने कहा नहीं सर, बिकॉज 2 से 9 का ही टाइम था हमारे पास शूट करने को। तो मैं अवेयर था कि यार ये 9 बजे तक ख़त्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक्सटेंड हो जाएगी शिफ्ट। अब घर जाते थे? आई थिंक सिर्फ मेरा जिस्म घर जाता था, मेरी बॉडी घर जाती थी, मेरा दिमाग और मेरा दिल यहीं रहता था सेट के ऊपर। थोड़ी वियर्ड क्वेश्चन है, हाँ, बट शूट के वक्त रात को कैसे सपने दिखते थे? बहुत ख़राब। भाई क्या सवाल किया यार आपने, कैसे मालूम पड़ा आपको ये? आई मीन आप ब्रो यू वर फुली इमर्स्ड, तो आई एम श्योर कि लाइक इट मस्ट हैव बीन साइकोलॉजिकली डिफिकल्ट। सवाल किसी ने मुझसे पूछा नहीं है, मेरा मन बहुत था किसी को बताऊं इसके बारे में, बट आई वाज इन अ वेरी डिफिकल्ट स्टेट। आई नेवर फेल्ट दैट आई एम अस्लीप। मुझे शूट के दौरान, स्पेशली इन द सेकंड हाफ, जब मेरी प्रेमिका मुझसे जुदा हो चुकी है, मैं सो ही नहीं पा रहा था। सोया भी हूँ तो सपने पता क्या आ रहे हैं कि मैंने आज शूट पे किसको मारा है, कैसे मारा है, कल ऐसे होगा, कल वैसे होगा। आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली। मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता था। आई वॉज ओनली वॉचिंग सिनेमा दैट विल पुट मी इन अ सर्टेन जोन। इस तरह का सिनेमा देखना जो आपको हंसाए ना, खुश ना करे ज़्यादा। शर्नोबिल देख रहा था उस टाइम पे। शर्नोबिल देखकर ना आपको लगता है कि आपको खुद कैंसर हो गया। एग्जैक्टली। शर्नोबिल देख के मुझे प्लेजर मिल रहा है, पता नहीं खुशी हो रही है। मुझे लग रहा है कि यार अच्छा ये डिफिकल्ट है, इट्स नॉट प्लेजरेबल लाइक दैट, बट इट्स लाइक इट इज़, व्हाई इज इट मेकिंग, व्हाई एम आई वॉचिंग दिस, इट इज़ नॉट कंफर्टेबल टू वॉच, व्हाई एम आई वॉचिंग दिस राइट नाउ। सिमिलर थिंग हैपेंड विद माई फिल्म ऑल्सो, कि आज आपने पूछा कि कभी लगा नहीं कि आप इतना ब्रुटैलिटी से किसी को मार रहे हो, नहीं कर रहे हो। आप बहुत प्यारे इंसान हो वैसे। आप कमिट कर चुके हो यार, अभी आपको करना है। सो सपने काफ़ी ख़राब आते थे, अच्छे तो कभी नहीं आए हैं मुझे। और कभी ऐसा लगा नहीं कि नींद पूरी हुई है। हमेशा सुबह उठते ही यहाँ आई बैग्स हैं, पफ़ी आइज़ हैं, आंखें लाल हैं, हर दिन। रोए? बहुत रोता था मैं। क्यों? रोना सेट पे कह रहे हो, शूटिंग के दौरान या वैसे? जो भी ब्रो। हाँ वैसे तो रोते हैं यार, बिल्कुल। मैं अभी 1 हफ्ते पहले रोया हूँ अपनी बेवकूफ़ी के ऊपर। ऐसी इंसान कर देता है चीज़ें, उसके बाद समझ में आता है कि क्यों ही किया है यार। बट रिलेटेड टू किल रोया, सेट पे ही रो रहा था यार मैं, बहुत रो रहा था सेट पे, बिकॉज जो रोने के सीन्स थे वो जेनुइनली मैं रोता था उन सीन्स के अंदर। तो वहाँ पे मेरा थेरेपी हो जाती थी थोड़ी बहुत, रो के हल्का फील होता था मुझे, रिलीज होता था। ओके। अभी एक बहुत इंटेंस सेक्शन के बारे में बात करना चाहूँगा, जो अकॉर्डिंग टू मी पूरे फिल्म की सबसे इंटेंस सीन है, विच इज़ टुलिका सीन। वो भी इंटरवल से जस्ट पहले, और फिर वो टाइटल आ जाता है। दैट टाइटल इज मेड फॉर यू टू लुक एट योर फ्रेंड एंड गो व्हाट द फक आर वी वाचिंग। बट जिस तरह से वो ब्रूटल किलिंग दिखाई गई है ब्रो, जिसकी भी गर्लफ्रेंड या वाइफ है ना, वो डर जाएगा वो सीन देखकर। दैट्स द वे द होल सीन इज शॉट एंड क्रिएटेड। कुछ कहना चाहोगे उस सीन के बारे में? शूटिंग के बारे में बात करता हूँ। जब मैं शूट कर रहा था ये सीन, तो मेरे सामने तुलिका थी नहीं।
आप देखोगे तो मेरा ये एक्सेस है, उनका ये वाला एक्सेस है, तो कैमरा यहाँ पे है जो मेरी मिजरी कवर कर रहा है, मेरा सफरिंग कवर कर रहा है, तो मुझे पता भी नहीं है कि वो कैसे मरने वाली है, कितनी ब्रुटैलिटी से उसको मारने वाले हैं, कहाँ से खून निकलने वाला है, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, जब मैं उसकी आंखों में देखूंगा तो क्या फील होगा। सो शूटिंग एस्पेक्ट से मुझे नहीं ज़्यादा आइडिया था कि इस तरह से ये होने वाला है। तो मुझे याद है जब तुलिका का पार्ट शूट हो रहा था, तान्या का जब पार्ट शूट हो रहा था, उसको दिखाया गया था मेरा पार्ट कि किस तरह से लक्ष्य ने सफ़र किया है। आई थिंक उनकी आंखों में आंसू थे उस टाइम पे, तान्या की आंखों में। Tanya is also a crazy actor. Oh God, she's My lovely. bhai, She's too good. She controls the She's too screen. good. Yeah, Like yeah. there's She something holds in it. her eyes. She holds it, yeah. She very too much power in Too her. much power in eyes. Power in you and power in Raghav as well. Hmm. And the film is a hit because of the three of them and Ashish sir and everyone. Yeah, but everybody. the casting for this film was exactly spot on. feel इससे the अच्छी same. casting मैंने शायद नहीं देखी है in recent times. According to me, agree. हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं someone else should have played. This film was crazy. क्या लगता है देखकर भाई? क्या लगता है इसको देख के? किसी के साथ ना हो ऐसा। पहले तो ये लगता है कि ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए। आई थिंक यही मेरा ड्राइविंग फोर्स था यार पूरी फिल्म में। बिकॉज अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं मुझे लोगों ने पूछा कि वायलेंस इतना हो रहा है और लोग सीटियाँ बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, आपको गिल्टी नहीं लग रहा क्या आप वायलेंस प्रमोट कर रहे हो? आपको बुरा नहीं लग रहा आप वायलेंस प्रमोट कर रहे हो? तो मेरा कोई जवाब होता नहीं है इसके लिए, क्योंकि हम सबका कहीं ना कहीं जो लड़के होते हैं ना, एक सपना, तो सपना नहीं बोलूँगा लेकिन एक वो खुली आंखों से हम सपना देखते हैं कि अगर तो तुमने मेरी फैमिली को छुआ या मेरी गर्लफ्रेंड को छुआ तो मैं बेटा छोड़ूंगा नहीं तेरे को। तो वो कह दो हाँ तो वो आई थिंक इसलिए लोग थोड़ा रिलेट कर पाते हैं कि ही स्टूड अप फॉर व्हाट ही इज इन लव विद। वो उसको प्यार करता है शायद, इसलिए थोड़े लोग तालियां मार रहे होंगे, सीटियां मार रहे होंगे, दे कैन रिलेट विद दिस फीलिंग। प्रॉब्ली वी हैव टेकन इट अ नॉच अप। तो मेरा कोई फीलिंग एज सच मैं बस यही चाहूँगा ऐसा किसी के साथ हो ना, लेकिन उसके अलावा मेरी कोई और कोई फीलिंग, मैं इतना अटैच नहीं किया सीन के साथ अपने आप को, बिकॉज ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरी जिंदगी और ना ही मैं चाहूँगा ऐसा कुछ हो। मैंने ना लाइक कल ये फिल्म देखी है तो आई डोंट थिंक द फिल्म हैज संक इन कम्प्लीटली, बट आई थिंक कि फ्यूचर में आई लुक बैक एट दिस सीन एज वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टिंग सीन्स आई सीन इन एनी फिल्म। क्योंकि एज अ व्यूअर ना आप हर फिल्म को एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर से देखते हो, एंड फॉर अस यू आर द हीरो ऑफ द फिल्म, तो हर कोई आपके साथ एम्पैथाइज कर रहा है, एवरीवन वाज इन योर प्लेस, एंड देन टू सी योर लव्ड वन गेटिंग किल्ड लाइक दैट या राघव भाई killed it in the film. जोक है। राघव के बारे में बात करो थोड़ा, मतलब जिस तरह से उन्होंने वो स्लाइमी कैरेक्टर प्ले किया, ऐसा लग रहा था कि रियल लाइफ स्नेक है स्क्रीन। आई डोंट नो व्हाट ही डिड, एंड आई थिंक कि उनका टैलेंट एज अ डांसर दैट रियली किक्ड इनटू दैट कैरेक्टर। एब्सोल्युटली ही समबडी, मैंने काम किया उसके साथ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है यार, भाई है मेरा वो, क्या ही तारीफ करूँ उसकी मैं लेकिन करूँगा बिकॉज वो डिजर्व करता है। जो उसने किया, जो जैसे आपने बोला, वो और कोई कर ही नहीं पाता जो उसने इस फिल्म में काम किया है। उसने मुझे इंस्पायर कर दिया है और आई फील envious of the kind of work that he has done as an actor. I've learned so much from him. जो मैंने आपको कहा ना कि एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ लीड सेम उसका भी यही है, सेम बहुत उसने सहा है। बैकग्राउंड डांसर के दौर पे आया था वो मुंबई काम करने के लिए, बहुत सारे शोज किए हैं, बहुत कुछ किया है, और आज के टाइम पे राघव जुएल इज अ ब्रांड, ही इज अ ब्रांड। हम लोग जहाँ भी गए हैं ना, जहाँ भी गए हैं, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा ये फिल्म क्या है, कौन है, हम लोग राघव के फैंस थे वहाँ उसके पास आए हैं कि राघव भाई कॉकरोच स्लोमो करते हैं जो, तो ये तो इज्जत उसने अपने दम से कमाई है, ये इसको खैरात में नहीं मिली है, ये उसने अपनी मेहनत से कमाई है और उसका दिल से कमाई है, बिकॉज साफ दिल का आदमी है। 1% का मैलिस नहीं है, 1% का करप्शन नहीं है, 1% का नेगेटिविटी नहीं है। कोई आगे बढ़ रहा है तो खुश है, कोई नीचे गिर रहा है तो दुखी है, अपने काम पे ध्यान रखता है, आगे बढ़ता है और दिल से आता है। पहाड़ी डीएनए एकदम जज्बाती लड़का है और दिल से। बस यार बहुत कम लोग मिलते हैं, मेरा कनेक्शन इसलिए बना है उसके साथ, बिकॉज दिल से आता है वो और वो समझता है मुझे। ऑन सेट जब वो वाला कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, क्या एनर्जी होती थी सीन्स के दौरान? उसकी जो एनर्जी है ना राघव की, वो बहुत ही व्हाट यू से, इट्स लाइक अ फ्लू, वो फैल जाएगी बीमारी की तरह, सब इजी हो जाएंगे, सब हंसने लग जाएंगे, उसकी खूबी है। लेकिन मेरा इंटेंट ये था कि मुझे बहना नहीं है इसके साथ, ये मुझे हंसाएगा ये साला मुझे हंसा देगा सीन के बीच में, इसके साथ बहना नहीं है मुझे। मस्ती करता था बहुत मेरे साथ और उस टाइम पे दोस्ती भी अच्छी खासी हो गई थी मेरी, लेकिन उसे देख के मुझे सिर्फ एक ही थॉट आता था कि भाई इसने
तुलिका को मारा है, मुझे उसको मारना है। उसके बाद जो भी, और क्लाइमेक्स अगर आप देखोगे उस दिन हम सब बीमार थे। राघव बीमार था, मैं बीमार था, निखिल सर बीमार थे, हम तीनों बीमार थे उस दिन। उसके बावजूद हमने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा के मेहनत की है और कोशिश की है कि भाई सब डाल दो इसके अंदर, इस फिल्म के अंदर। और उस दिन ताजुब की बात यह है कि हमारे कैशन डायरेक्टर मिस्टर ओ वो भी मौजूद नहीं थे। उनके कुछ कमिटमेंट्स थे जिनके चक्कर में उन्हें जाना पड़ा, तो ये सब हमने खुद किया था मिलके। कौन है एक्शन डायरेक्टर? मिस्टर ओ मिस्टर ओ और परवेश शेख। So Mr. O was he was a part of Snowpiercer and Avengers also to an extent, and he was a part of War also, जो YRF की फिल्म थी। उनकी स्टोरी क्या है? उनकी स्टोरी पता नहीं किसी को यार, बताते नहीं है वो। हमने पूछा उनसे, बस आ जाते हैं और वायलेंस क्रिएट करते एक हैं। वायलेंस क्रिएट करते हैं। द मोस्ट नॉन वायलेंट गाय यू कैन एवर मीट इन योर लाइफ। एक्स्ट्रा हम्बल, झुक जाएंगे। और उनको कोरियन आती नहीं है तो उनके ट्रांसलेटर थे, तो उनसे हम बातें करते थे। तो क्या जो फिल्में उन्होंने किया है, जो सीक्वेंसेस बनाए हैं, सब उनका किया रहा है। ये सब उनका किया रहा है। ये जब आप देख रहे हो स्क्रीन पे, लेफ्ट साइड पे राघव भाई की पुरानी फोटो है, इज ही द सेम गाय? या ही द सेम गाय, ही हैजंट चेंज्ड। वो एक्टर बहुत खतरनाक है वो, लेकिन अंदर से वो वैसा ही है। वो अपनी रूटेड है। उसको मुंबई पसंद नहीं है ज़्यादा, वो घर जाएगा अपने। मतलब उसका हर एक हफ्ते में आएगा, भाई घर जा रहा हूँ मैं। अरे वापस यार, अभी तो गया था तू, कह रहा नहीं यार बोर हो गया मैं। तो ऐसा ही है वो। कहाँ से वो ओरिजिनली? पहाड़ों से? देहरादून जाता ना वो। ओके, नेक्स्ट। दस पार्थ यार, पार्थी है ये। कौन बना रहा है यार ये सब? There's a lot of memes around kill. पार्थ यार मेरा भाई। कोई हंसा इस सीन के दौरान? नहीं यार, हमें तो नहीं हंसी आई। चलो, एक्चुअली everyone was involved. Okay. नहीं, लाफ्टर मैंने ऑडियंस से सुने थे, जो लोग देख रहे थे। मैंने कहा हंस क्यों रहे यार, उसका बाप मरा यार, हंसो मत। There were lots of moments जहाँ ऑडियंस हंस रही थी out of the what the fuck are we watching. Yeah. Okay, next. చీకటిలో మల్లెతో వెనకాల బాబుకేల కలుసుకో నీ మనసైనది దొరుకుతుంది మనసైనది यार ये क्या है यार, ये तौहीन हो रही है हमारी फिल्म की। आपको पुलिस वाला एंगल कैसा लगा? It was very poetic. Very poetic and I think very true to such situations can happen. तो लोग हंसे हैं इसको देख के। मैं तो जब देख रहा हूँ लोग कह रहे हैं अरे यार ये होता है, ये होता है। ये बहुत मतलब एक सोसाइटल पोएट्री लिखी गई है। पुलिस हो रही है, आग वाग लग गई है, लोग मर गए हैं, वो लास्ट में उठते हैं, हाँ क्या हो गया। काफी सही था वो। ओके, एंड Speed has gone mad. Oh shit. were you all afraid about the censor board? यार सरप्राइजिंगली कुछ कटा ही नहीं, कुछ भी नहीं कटा है। आई एम अमेज्ड। एक्चुअली कुछ भी नहीं कटा? कुछ भी नहीं कटा है ब्रो। वो काटा बिकॉज ड्यूरेशन कम करना था फिल्म का, थोड़ा सा उसको क्रिस्प करना था, बट नॉट बिकॉज ऑफ वायलेंस और गोर। कुछ डर था कि कोई सीन कट जाएगी? पूरी फिल्म का डर था यार हमें। पूरी फिल्म का डर था हमें कि कुछ ना कुछ तो कटेगा, लेकिन कुछ नहीं कटा। इवन दैट शॉट, उसका भेजा वेजा दिखाना, गर्दन कटा हुआ, सब दिखाया यार, मजा आ गया। सेंसर बोर्ड जिंदाबाद। आई थिंक सेंसर बोर्ड वाले भी एंजॉय कर रहे थे कि बहुत मजा आया था। ब्रो व्हाट द f you watching? हमने ये पहला आज ताज्जुब की बात थी यार। ओके लक्ष्य भाई, ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द एपिसोड। आपसे एक थोड़ा पोएटिक सवाल पूछना है आप। जी। डज कैप्टन राठौड़ सर्वाइव? ओके। क्या आपने डायरेक्टर से भी इसके बारे में पूछा है? यार हमारी बात हुई थी उस सीन के दौरान जब राघव बोलता है, फणी बोलता है कि रक्षक नहीं हो तुम, राक्षस हो। उसके दौरान हमारी बात हुई थी, तो मुझे लोगों ने बोला कि यार तू जवाब दे कुछ सामने से, यू आर द गुड गाय, यू आर द क्विंटेसेंशियल हीरो ऑफ द फिल्म, कुछ जवाब आना चाहिए। तो मेरा टेक बहुत क्लियर था कि नहीं, ये बंदा डिजर्व नहीं करता आंसर, फनी डिजर्व नहीं करता आंसर। जिस तरह से इसने मारा है मेरी गर्लफ्रेंड को और मेरे दोस्त को, उसके बाद मैं इसको लायक नहीं समझता कि ये मेरा जवाब डिजर्व करता है, तो मैंने इसको मारा है उस तरह से। उसने बोला है, वो बाहर निकलता है ट्रेन से, वो उसको मिलता है आहाना को, जो तुलिका की बहन है, उसके साथ इंटरेक्शन होता है थोड़ा बहुत, और आके बेंच पे बैठ जाता है और वो वापस से हेलुसिनेट करता है और देखता है कि तुलिका उसके साथ में बैठी हुई है। तो आई थिंक बहुत
बड़ा वर्ड है, लेकिन एक जिंदा लाश जब होती है ना, कि जिंदा है वो लेकिन वो लाश है इस टाइम पे तो अभी लाश है, वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है कि क्या क्या हुआ है उसके साथ, अमृत के साथ। इसलिए मुझे लगता है कि वो जिंदा तो है लेकिन वो जिंदा नहीं है, वो अभी है नहीं स्टेट में, वो आएगा इवेंचुअली व्हेन ही विल सिट डाउन, थोड़ा PTSD हुआ है, अभी बैठेगा, बात करेगा, थेरेपी लेगा, थोड़ा तब काम होगा। लेकिन राइट नाउ इफ यू आस्क मी राइट नाउ, आई डोंट थिंक ही इज इन सेंसेस, ही इज अ लूज कैनन, ही हैज गॉन berserk, और वो उभर नहीं पाएगा इस लॉस से कभी भी, आई थिंक। क्या किल की सीक्वल बनेगी? उम्मीद पूरी है, पूरी उम्मीद है, बातें हो रही हैं, उम्मीद पूरी है ब्रो, लाइक लिटरल गूज़बम्प्स क्योंकि मैंने कल ही फिल्म देखी है एंड जेन्युइनली टॉप 3 मूवीज ऑफ द ईयर फॉर मी। थैंक यू भाई, थैंक दूसरी फिल्म कौन सी? लापता was this year, no? यू। लापता उद्देश्य, So top 2. वाओ Can't choose between. वाओ, I don't remember any other film. और ये मैं genuinely कह रहा हूँ bro, and it's not just me. हमारे पूरे ऑफिस में बहुत सारे किल के फैंस है। I am saying this again, I think the world is going to discover this film in time. It's a very proud film from India to the world. It's a very proud moment for India to send a film that is Yes. capable of like international standards. But all in all, आप यहाँ हो हमारे सामने bro. Congrats, genuinely. थैंक यू। बहुत बार इसी पॉडकास्ट में आपको मैंने मेरी खुद की दिल की बातें बोली है जो बाहर नहीं बोल पा रहा था। हैप्पी फॉर यू ब्रदर, लाइक जेन्युइनली। क्या सोच रहे हो खुद की लाइफ के बारे में अब? यू नो दैट चैलेंजेस विल चेंज, अब सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। आई एम श्योर यू हैव सेल्फ बिलीव एंड यू फीलिंग केपेबल। क्या सोच रहे हो? फोकस काम पे यार, अभी सिर्फ ये है कि अच्छा सिनेमा करना है, अच्छी फिल्में करनी है, अच्छे फिल्म मेकर्स के साथ काम करना है, और ये भी है कि जो जितना मिल रहा है ना उसको पचाते रहो, जितना भी मिल रहा है, इन टर्म्स ऑफ सक्सेस हो, इन टर्म्स ऑफ रिकग्निशन हो, इन टर्म्स ऑफ मनी, वॉट एवर यू गेटिंग नाउ, स्टार्ट फीलिंग नॉट फुल्ली बट स्टार्ट गेटिंग दैट फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट समवेयर। थोड़ा थोड़ा खुश रहना सीखो, अभी बहुत चीज़ें हो रही हैं। मैं ऐसा इंसान हूँ जो बहुत, जब तक एक चीज़ हुई उसके बाद अच्छा नहीं, व्हाट नेक्स्ट, what next, that's how I see my life. Okay, I see my life as I'm on a mission, and this is like level 1 is over, level 2 is there, level 3 is there. तो मैं ऐसे देखता हूँ लाइफ को। सो मुझे थोड़ा सा अपने आप को गैदर करना है, थोड़ा कंपोजर लाना है, थोड़ा सा पीस में रहने की कोशिश करनी है, बिकॉज बहुत रेस्टलेस हूँ मैं, बहुत सोचता हूँ चीज़ों के बारे में, और हर चीज़ मुझे एक ही बार में करनी है, आज ही करनी है। तो उस पर थोड़ा काम करना है, ठहराव लाना है थोड़ी लाइफ में। थोड़ा बहुत आ चुका है, लेकिन और संघर्ष चालू है, उस पर काम करना है। सफलता देख के कैसा लग रहा है? सफलता देख के बढ़िया लग रहा है यार, वैलिडेशन मिल रही है एज एन आर्टिस्ट, खुशी मिल रही है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि ऑफ कोर्स यार वो थोड़ा रहता ही है ना कि और चाहिए और चाहिए, अभी खून चख लिया है अभी खून चख लिया है तो, और मेहनत से चखा है, तो उसका मज़ा ये है कि अब आप डबल मेहनत करोगे, ट्रिपल मेहनत करोगे, बिकॉज मेहनत से जब आपको कुछ मिलता है ना, तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना इन व्हाट पीपल से कि वर्क हार्ड, रेजिलियंस, पेशेंस, ये सब बोलने की बातें लगती थी एक टाइम पे, अब लगता है कि नहीं यार ये सच है। ये सब चीज़ों पे टिके रहोगे ना, बेसिक्स हैं लाइफ के अंदर, ये वर्क करते हैं, सूनर और लेटर इट विल ऑल ट्रांसलेट। इट डजेंट मैटर अगर आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, MP में हो, UP में हो, अगर आप जहाँ पे बैठे हो, आप पेशेंस रखोगे, मेहनत करोगे, और सिर्फ ये मानोगे ना कि तू कर सकता है, आप कर लोगे। सिंपल एज दैट। लक्ष्य भाई, कैप्टन राठौड़, कैप्टन राठौड़, वेटिंग फॉर द सीक्वल, यस ब्रो, waiting to see your further guaranteed rise. That's all I'll say, brother. All the best, man. Thank you. जो मैंने आपको ऑफ स्क्रीन कहा, you're the real deal and we wish you all the best. काफ़ी आसान रहता है आपसे बात करना। करण सर जो कह रहे थे सही कह रहे थे आपके बारे में, कि आपसे बात करना बड़ा सरल और आसान रहता है, दिल की बातें जो नहीं भी करनी थी वो भी आप निकाल देते हो। I think मैं किसी को जज नहीं करता जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, एंड अगेन कुछ लोग होते हैं यार, लाइक वेयर आई रिस्पेक्ट द हार्ड वर्क ऑफ बीइंग सेल्फ मेड। ये मैं फिर से दोहरा रहा हूँ इस पॉडकास्ट में, बट वो आपका पावर है ब्रो, एंड क्योंकि बेस इतना स्ट्रॉन्ग है अब, लाइक आप एज 19 पे दिल्ली से निकले थे, एज 19, ओके, you're what, 28 now. 28, Nine it's not even 10 years. So भाई 9 सालों की मेहनत अब आपको बड़े एक पर्दे पे दिख रही है। वेरी एक्साइटेड टू सी यू इन 2050।
That's what I'll say. 2050. Yes. Wow. आप लंबी रेस के घोड़े हो. That's what I genuinely feel. Thank you, भाई. That's all I'll say, brother, because I'm waiting to meet you again over the years and record more Yes. podcasts with you. Definitely. Thank you, my man. Thank you. तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट. TRS पर हमेशा सेल्फ मेड वाली एक थीम रही है. हम मेहनत को सेलिब्रेट करते हैं इस पॉडकास्ट पे, हम कहानियों को सेलिब्रेट करते हैं, हम सफलता को सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशली वो सफलता जो सालों के बाद किसी इंसान को मिलती है. आई होप कि इस एपिसोड से आपने ये सीख लियो कि यार ऐसी नेशनल सफलता ना इंटरनेशनल सफलता एक लंबे 9 साल के सफ़र के बाद मिली है लक्ष्य भाई को. ही इज़ हियर टू स्टे. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पॉडकास्टिंग विथ हिम अगेन. कुछ लोगों से मिलकर उनसे बात करके पॉडकास्ट करके पता चल जाता है कि ये इंसान ना लंबी रेस के घोड़े हैं. दैट्स व्हाट आई फील अबाउट लक्ष्य. आई एम श्योर ही इज गोइंग टू रिटर्न ऑन TRS. आई होप यू रिटर्न ऑन TRS. अगर आपने अब तक किल नहीं देखी है तो आपने ये वाला पॉडकास्ट क्यों कंज्यूम किया? क्योंकि द स्पॉयलर्स गेव अ लॉट अवे. बट आई डू रिकमेंड दैट एवरी इंडियन गो वॉच दिस फिल्म. बहुत वायलेंट फिल्म है बट बहुत टेक्निकली साउंड फिल्म मेकिंग ओरिएंटेड फिल्म है. गो वॉच किल एंड कीप लिसनिंग टू TRS.